गाइस, ये न्यू स्टोरी प्लीज कमेंट में बेट कैसे लगे आपको ये स्टोरी। तो शुरू करते हैं एक मोहब्बत की दास्तान जिसकी शुरुआत होगी हमदर्दी से। एक अंधेरे कमरे में एक लड़की बेड पर लेटीन हुई थी। इस वक्त उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। उसने अपने आप को एक सफेद रंग की चादर से ढक रखा था और उसका चेहरा बिल्कुल पिला पड़ा हुआ था और उसके पूरे शरीर पर हर जगह लाल निशान थे, कुछ काटने के, कुछ नोचने के। उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि कुछ घंटे पहले उसके साथ क्या हुआ है। उस लड़की की आंखों से एक के बाद एक आंसू गिर रहे थे, पर वो एक टक सीलिंग को देख रही थी। उसकी उम्र करीब 18 से 19 साल होगी। दिखने में बेहद खूबसूरत उसकी हल्की हरी आंखें और सबसे अलग वो लंबे बाल जो बेड से नीचे फर्श तक आ रहे थे। उसकी खूबसूरती आज के ज़माने की लग ही नहीं रही थी। वो तो कोई हूर जैसी थी जो जन्नत से आई हो, पर अफसोस उसकी तो जिंदगी भी जहन्नुम से बदतर थी। वो अभी भी उस आलीशान से बेड पर ऐसे लेटीन थी जैसे वो कोई लाश हो जिसमें जज्बातों की कोई जगह ही ना हो। तभी उस रूम का दरवाज़ा खुलता है और एक 25 से 26 साल का नौजवान अंदर आता है जो दिखने में हैंडसम था। वो बेड पर लेटी लड़की को एक नज़र देखकर वही पास में रखें टेबल पर अपने साथ लाइव फाइल रखता है और आईने के सामने अपनी महंगी घड़ी उतारते हुए उस लड़की से कहता है, अब बस भी करो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। कम से कम तुम्हें गुस्से में ही सही हाथ तो लगाया मैंने, वरना तुम जैरी लड़की की इतनी औकात कहा जो आसिम अजीज उसे हाथ लगाएं। इतना कहकर वो उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है। उसे अपने पास आता देख वो लड़की जल्दी से डर के मारे उठकर बैठ जाती है। इस वक्त वो पूरी तरह से कांप रही थी। आसिम उसके पास आकर बड़ी बेरमी से उसकी चिन पकड़कर कहता है, कैसा लगा अपने खुद के शौहर के हाथों रेप होकर? बहुत शौक था ना मेरी बीवी बनने का मिसेज लाइबा। आसिम अजीज, उम्मीद है शौक उतर गया होगा। अब जल्दी से कपड़े पहनो, तुम्हें एक तोहफा और भी देना है, या तुम्हारा मन भरा नहीं है अभी? उसकी बात सुनकर वो लड़की जिसका नाम लिबा था, वो डरते हुए उस चादर में अपने जिस्म को छुपाकर बाथरूम की तरफ भाग जाती है। बाथरूम में पहुंचकर वो उस चादर को अपने जिस्म से अलग कर बड़े से शीशे में खुद को देखती है, जो एक पल को अपने जिस्म को देखकर उसकी रूह तक कांप जाती है। पूरे जिस्म पर नीले और लाल काटने के निशान थे और कई जख्मों में से तो खून निकलना बंद हो गया था। अपना ये हाल देखकर उसके आंखों से आंसू एक के बाद एक बहने लगे। क्या हाल हो गया था उसका, बदकिस्मती तो देखो, उसके खुद के शौहर ने उसका ये हाल कर दिया था। 1 साल हो गया था उनकी शादी को, पर आसिम ने कभी उसे हाथ तक नहीं लगाया था। पर कल ना जाने क्या हुआ, वो नशे की हालत में आया और उसकी इज्जत नोच खाई। यही सब सोचते सोचते उसकी नज़र वहीं पास में रखी ब्लेड पर गई। वो आगे बढ़कर उसे उठाती है और अपनी कलाई पर लाकर आंखें बंद कर लेती है, पर हिम्मत नहीं थी खुदकुशी की। तभी उसके कानों में बाहर से आसिम की आवाज आई जो गुस्से में कह रहा था, अभी के अभी बाहर आओ, पूरी जिंदगी इंतजार करने के लिए नहीं है मेरे पास, वरना अगर मैं अंदर आया तो कल रात से भी बुरा हाल करूंगा। उसकी धमकी सुनकर एक बार फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभालती है और वही रखें कपड़े उठाकर पहन लेती है। साथ में उसने अपने आप को एक शॉल से भी कवर कर लिया था। शायद उसके अंदर अभी भी डर था। वो बड़ी हिम्मत कर दरवाज़ा खोलती है और बाहर आती है तो आसिम बेड के पास खड़ा उसी का इंतजार कर रहा था। उसे आता देख वो उसकी तरफ कुछ कागज बढ़ा देता है। लाइबा उसे नासमझी में देखकर उन कागजों को अपने हाथ में लेकर जैसे ही देखती है उसकी रूह कांप उठती है और वो कांपते होठों से कहती है, डिवोर्स पेपर्स। आसिम शौतानी मुस्कुराहट के साथ, हाँ डिवोर्स पेपर मैंने साइन कर दिए, अब तुम भी करो और दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। लाइबा रोते हुए, आसिम प्लीज ये मत कीजिए, मेरे साथ आपके अलावा कोई नहीं है, मेरा इस दुनिया में यतीम हूँ मैं, अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो कहाँ जाऊंगी मैं, और कल रात उस सब के बाद किसी से नजरें तक नहीं मिला पाऊंगी, प्लीज आसिम रहम खाए मुझ पर। आसिम, ओ अपना ये मेलोड्रामा बंद करो, और रही बात कहाँ जाओगी तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, करना किसी के बिस्तर गर्म वैसे काफी माहिर हो तुम, उसमें कल सारी थकान उतार दी तुमने मेरी, और रही बात तुम पर रहम खाने की तो उसकी तो कोई उम्मीद मत रखना, तुम्हें अच्छे से पता था
ना कि मैं तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करता, मैं सानिया से मोहब्बत करता था, पर दादा जान ने जबरदस्ती तुमसे मेरा निकाह पढ़वाया था। पर अब जब वही जिंदा नहीं है तो इस रिश्ते को जिंदा रखकर क्या करेंगे, इसलिए चुपचाप डिवोर्स पेपर साइन करो और चली जाओ मेरे घर से, ताकि मैं अपनी सानिया के साथ खुशी खुशी रह सकूं। लाइबा, प्लीज आसिम, अगर आपको सानिया जी के साथ निकाह करना है तो कर लीजिए, मैं कोई आपत्ति नहीं जताऊंगी, पर प्लीज मुझे डिवोर्स मत दीजिए। किसी के सहारे के बिना कैसे जिंदगी निकालूंगी मैं, कहाँ जाओगी आप मुझे बस इस घर में एक कमरा दे दीजिएगा, मैं कभी आपके बीच में नहीं आऊंगी। आसिम, पागल समझ रखा है तुमने मुझे, तुम जैसी औरतों का कोई ईमान नहीं होता। कल को इस प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने आ गई तो तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, डिवोर्स पेपर साइन करो, वरना वो दोस्त है ना तुम्हारी, क्या नाम है उसका, हाँ आशिमा, कैसा हो, अगर है उसे एक्सीडेंट में मरवा दूं। आशिमा का नाम सुनकर वो कांपते हाथों से उन डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है, पर अभी भी उसे उम्मीद थी, इसलिए वो उसकी बात सुनकर रोते हुए सिसक कर कहती है, आप रहम करिए मुझ पर, दादा जान ने आपको मेरी जिम्मेदारी सौंपी थी, और जो आपने मेरे साथ कल रात किया उसके बाद तो मैं कहीं की नहीं रही, प्लीज मुझे मत छोड़िए, मैं चुपचाप आपकी नौकर की हैसियत से ही यहाँ रह लूंगी, पर प्लीज मुझे अपनी पनाह से आज़ाद मत कीजिए, खुदा के वास्ते। आसिम, जिसमें अब और सब्र नहीं था सुनने का, वो गुस्से में एक थप्पड़ उसके गाल पर मारते हुए कहता है, चुप, एकदम चुप, कोई जिम्मेदारी नहीं बल्कि जबरदस्ती थी। तुम मुझ पर अगर दादा जान मुझे प्रॉपर्टी से निकालने की धमकी ना देते तो तुम मेरी जिंदगी में कभी आती ही नहीं। मैं शुरू से सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करता था और उसका नाम है सानिया, समझी। लाइबा अपने गाल पर हाथ रखकर रोते हुए जमीन पर गिर जाती है और उसके पैर पकड़ते हुए कहती है, आसिम प्लीज प्लीज मुझे यहाँ रहने दीजिए, कोई नहीं है, मेरा इस दुनिया में मर जाऊंगी मैं, प्लीज आप जैसे रखेंगे मैं रह लूंगी प्लीज। आसिम उसकी बात सुनकर चिढ़कर उसे लात मारकर अपना पैर छुड़ाता है और उससे हल्का सा दूर होकर उसके बाल पकड़कर उसे उठाते हुए गुस्से में कहता है, एक बार जो कहा समझ नहीं आता तुम्हें तो मेरा शुक्र मानना चाहिए, वरना तुम जैसी लड़कियां तो कोठे पर होनी चाहिए। आखिर बाप तक का तो पता नहीं है तुम्हारे पर, अब बहुत हो गया तमाशा, निकलो मेरे घर से, तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है कि तुम यहाँ एक नौकरानी की हैसियत से रह सको। इतना कहकर वो उका हाथ जबरदस्ती पकड़ता है और कमरे से बाहर ले जाता है, फिर सीढ़ियों से नीचे जबरदस्ती घसीटते हुए ले जाने लगता है। वहीं नीचे हॉल में लेकर जाता है, वहाँ 3 औरतें और एक 23 इंच 24 साल की लड़की बैठी हुई थी, और उन्होंने जब आसिम को इस तरह लाइबा को घसीटते हुए लाता देखा तो कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, बल्कि उनके चेहरे से ये लग रहा था कि वो ये सब इंजॉय कर रही है। वही वो लड़की जब लाइबा का ये हाल देखती है तो उसे दिल ही दिल में एक सुकून मिलता है, जिसे वो दिखाती नहीं है, पर मासूम की आवाज में अपने चेहरे पर भोलापन लाते हुए आसिम की तरफ आकर कहती है, आसिम यह किस तरह पकड़ा हुआ है, तुमने उसे तकलीफ हो रही होगी। आसिम, सानिया प्लीज आज इसे यहाँ से जाना होगा मेरी जिंदगी में, और बर्बाद नहीं कर सकता, इसका बोझ उठाते उठाते ये मजीद हमारे बीच नहीं आएगी। अब बोझ, ये शब्द उसे बेहद चुभा था। क्या वो एक बोझ थी? शायद हाँ, उसने उसे हमेशा एक बोझ से ज्यादा समझा क्या था। सानिया, पर तुम्हारी बीवी है ये? आसिम, बीवी है नहीं, बीवी थी, तलाक दे दिया है मैंने इसे, और अब ये यहाँ 1 मिनट के लिए नहीं रहेगी। उसकी बात सुनकर वही जो दोनों औरतें खड़ी थी उनमें से एक 45 साल की औरत आगे आते हुए कहती है, सही कह रहा है आसिम, अब ये महनूस यहाँ नहीं रहेगी, बहुत जिल्लतों का आदी बना चुकी है। ये आसिम, थक्के मारकर बाहर करो इसे। उनकी बात सुनकर आसिम सर हिलाकर कहता है, जी अम्मी। ये थी सलमा रशीद, सलमान रशीद की बीवी और आसिम रशीद की माँ, बेहद घमंडी औरत। आसिम लाइबा का हाथ दोबारा पकड़ता है और उसे मैन गेट की तरफ ले जाने लगता है। इस बीच वो मसलसल अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए रो रही थी, पर आसिम को उस पर तरस ना आया। वो उसे मेन गेट पर लाकर जोर से धक्का देता है और वो बाहर गिरती है। उसका सिर एक गमले से लगता है और सिर से खून बहने लगता है। आसिम, अगर कोई इज्जत इन नफ्स बची है तो चली जाओ यहाँ से, वरना मुझे गार्ड को बुलाना पड़ेगा। इतना कहकर वो अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है,
वही लाइबा आसपास देखती है तो चारों तरफ अंधेरा था, शाम हो चुकी थी, सूरज डूब चुका था और बादल छाए हुए थे, मौसम बिगड़ा हुआ था। ऊपर से दिसंबर के इस ठंडा महीने में वो केवल एक पतली सी शॉल में थी। वो एक बार उठकर बड़ी मुश्किल से खड़ी होती है और दरवाज़ा खटखटाते हुए रो रो कर पुकारती है, आसम प्लीज प्लीज, मुझे ऐसे मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी, इतनी ठंड में, प्लीज आसिम खुदा के लिए रहम खा दीजिए मुझ पर। इतना कहकर वो रोते रोते वही बैठ जाती है, दरवाजे के सहारे पर। अंदर से कोई जवाब नहीं आता। थोड़ी देर बाद उसके पास 2 गार्ड आते हैं और उनमें से एक कहता है, चलिए उठिए, वरना हमें जबरदस्ती आपको यहाँ से उठाकर फेंकना होगा। आसिम साहब का ऑर्डर है कि आपको हवेली के आसपास भी भटकने ना दे। ये सुनकर वो एकदम से उन्हें देखती है, फिर एक बार, और उस दरवाजे की तरफ देखकर बिना कुछ बोले वहां से मैन गेट की तरफ जाती है और थोड़ी ही देर में वो हवेली से बाहर थी। और इसी के साथ बेहद तेजी से बारिश होने लगी। एक बेहद बड़े और खूबसूरत मिशन में, जो शहर से काफी दूर था, उस मिशन को देखकर ही वहां रहने वाले की शान और शौकत का अंदाजा लगाया जा सकता था। वो मिशन वाइट कलर की मार्बल से बना कई एकड़ की जमीन पर फैला हुआ था और आसपास कई गार्ड फैले हुए थे। उस मिशन में एक बड़ा सा बेहद खूबसूरत गार्डन था और मिशन के आगे एक नेम प्लेट लगी हुई थी जिस पर लिखा था द करीम हाउस। उसी मिशन के अंदर हॉल में रखा एक टेलीफोन बजा और एक 40 से 45 साल का आदमी दौड़ते हुए आया। वो देखने में मुलाजिम लग रहा था। उसने फोन उठाया और तो दूसरी तरफ से किसी की आवाज आई जो कुछ गुस्से में थी। रशीद हाशिम कहाँ है? फोन भी नहीं उठा रहा है। मुझे पता है, वो वही है, उसे अभी ऑफिस आने के लिए कहो। जो मसला उसने खड़ा किया है उसे ठीक भी वही करेगा। इतना कहकर फोन कट जाता है और रशीद, मुलाजिम, जल्दी से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जाता है। ऊपर 3 फ्लोर पर पहुंचकर वो जल्दी जल्दी चलते हुए एकदम आखिरी दरवाजे के पास पहुंचता है और एक गहरी सांस लेकर वो दरवाजा खोलता है तो अंदर वहां एक बड़ा सा स्विमिंग पूल एरिया था और वो जगह इतनी खूबसूरत थी। वहां काफी सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे। बीच में एक काफी बड़ा सा स्विमिंग पूल था जिसे एक तालाब जैसा बनाया गया था। आसपास हर जगह कैंडल जल रही थी। स्विमिंग पूल में भी कमल के फूल तैर रहे थे डॉट खुले आसमान के नीचे। जो एक बार यहाँ बैठे उसका मन एकदम शांत हो जाए। रशीद वहां आकर एक नज़र स्विमिंग पूल की तरफ देखता है, फिर उसकी नज़र वही पास में रखी टेबल पर जाती है जहां एक क्लॉक वॉच रखी हुई थी और उस पर 1 घंटे का टाइमर सेट था और अभी डॉट 56 मिनट हो चुके थे डॉट। ये देखकर रशीद चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है और घड़ी को देखने लगता है। 57 मिनट, 58 मिनट, 59 मिनट और 1 घंटा पूरे होते ही छपाक डॉट की आवाज के साथ एक शख्स स्विमिंग पूल से बाहर निकलता है। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो काफी वक्त से अंदर था शायद। उसने एक सफेद रंग की शर्ट पहनी हुई थी जो उसके कठिले बदन पर गीली होने के कारण चिपकी हुई थी और नीचे ब्लैंक ट्राउजर उसके बाल गीले होने के कारण उसके माथे तक आ रहे थे। और अगर उसके लुक्स की बात करें तो उफ डॉट ना जाने किस पहर ऊपर वाले ने उसे बनाया होगा। गोरा रंग, चौड़ा सीना, बेहद हसीन नाक नक्शा, हल्की हल्की दाढ़ी मूछें, गहरी कंजी आंखें, बेहद हसीन और दिलकश बॉडी। वो एक ऐसा हुस्न ए हवास का मालिक था जो किसी के भी ईमान को बहका सकता था। उसकी हाइट यही करीब 6 फुट 2 इंच होगी और उम्र कुछ 30 से 31 साल होगी। इतनी रोबदार शख्सियत के बाद उसके चेहरे पर तकव्वुर, घमंड और अना, ईगो साफ साफ देखा जा सकता था। वो अपने हाथों से अपने गीले बाल पीछे करता है और धीरे धीरे स्विम करते हुए पूल के किनारे की तरफ आता है और बाहर निकलकर पास में रखी टेबल पर से टोवल उठाकर बाल पोंछने लगता है। इस बीच रशीद सिर झुकाए वही खड़ा था। उसे मरना नहीं था जो वो कुछ बोले बिना इजाजत के। वही वो लड़का अपने बाल सुखाते हुए एक नज़र उसे देखता है और वापस बाल सुखाने लगता और यह महसूस करते ही रशीद डरते हुए कहना शुरू करता है क्योंकि यही उसका इशारा जो था अपना पैगाम सुनाने का। रशीद सर झुकाए हुए ही कहता है, साहब वो उस्मान साहब का फोन आया था, आपसे बात करना चाह रहे थे, कह रहे थे कंपनी में कोई मसला हो गया है और कोई
अख्तर साहब वहां तमाशा लगा रहे हैं। उसकी बात सुनकर वो लड़का कोई रिएक्शन नहीं देता, बल्कि अभी भी शांति से बड़े परसकून अंदाज में अपने बाल पोंछने में मशरूफ था, जैसे रशीद की बातें उसकी तवज्जो के लायक नहीं हो। उसे इस तरह खामोश देखकर रशीद फिर कहता है, साहब वो उस्मान साहब कह रहे थे, अगर आप नहीं गए तो क़यामत आ जाएंगी। वो लड़का जो अभी तक खामोशी से सब सुन रहा था, आखिरकार अपनी रौबीली आवाज में सिर्फ 4 शब्द कहता है, मैं फारिक नहीं हूँ। इतना कहकर वो वही उस टोवल को फेंक कर बाहर की तरफ चला जाता है। वही उसके जाते ही रशीद की जेब में रखा उसका छोटा सा कीपैड फोन बजता है, और वो उसे जल्दी से निकाल कर देखता है तो उस पर उस्मान साहब डायलिंग डॉट लिखा आ रहा था। वो जल्दी से फोन उठाता है तो उधर से एक लड़का कहता है, रशीद क्या हुआ डॉट? क्या कहा उसने डॉट? आ रहा है ना वो डॉट? सामने से उस लड़के ने एक साथ 3 सवाल पूछे तो रशीद हड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं उस्मान साहब वो उन्होंने कहा कि वो फारिक नहीं है। उसकी बात सुनकर उस्मान लगभग चिल्लाते हुए कहता है, व्हाट डॉट? क्या मतलब फारिक नहीं है? यहाँ हम सब उसके वजह से परेशान हो रहे हैं, और अख्तर साहब अपने बेटे और वकील के साथ सहा तमाशा लगा रहे हैं, वो भी उसकी वजह से, और वो कह रहा है कि वो फारिक नहीं है। या अल्लाह! रशीद उससे कहो मुझे फ़ोन करें, ये जो एक्शन उसने लिए है उसका हर्जाना हम नहीं भरेंगे। इतना कहकर उस्मान गुस्से में फ़ोन काट देता है और रशीद बस फ़ोन को देखता रह जाता है। अब उसके पास कोई चारा ही नहीं था, वो वही पास रखे ग्लास के टेबल से उस लड़के का फ़ोन उठाता है, देखने में ही काफ़ी महंगा लग रहा था, और तेज़ी से दरवाजे के बाहर जाता है तो उसकी नज़र उसी लड़के पर जाती है जो शायद अपने कमरे की तरफ जा रहा था। वो जल्दी जल्दी चलते चलते उस लड़के के पास जाता है और कहता है, साहब डॉट उस्मान साहब का फ़ोन आया था, दोबारा वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि आप जल्द से जल्द कंपनी पहुँचे, वहाँ क़यामत आई हुई है। इतना कहकर वो उस लड़के का फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाता है, और तभी उस लड़के का फ़ोन बजने लगता है, जहाँ कोलार आईडी पर उस्मान लिखा आ रहा था। ये देखकर वो लड़का कुछ सोचकर फ़ोन उठाता है तो दूसरी तरफ से उस्मान कहता है, हाशिम क्या मजाक है, ये तुम लास्ट मोमेंट पर अख्तर साहब का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कैसे कर सकते हो? वो रोड पर आ जाएंगे, वो यहाँ ऑफिस में बैठे हुए हैं अपने बेटे और वकील के साथ। उसकी बात सुनकर वो लड़का, जिसका नाम हाशिम था, बड़े आराम से कहता है, तो डॉट? उस्मान, फॉर गॉड सेक कभी तो सीरियस होकर रिएक्ट किया करो, देखो वो अपने साथ अपने वकील को भी लाए हैं, और अगर उन्होंने कोई भी लीगल एक्शन लिया तो कंपनी की रेपुटेशन पर सवाल आएगा, और तुम कंपनी के सीईओ हो तो जाहिर है तुम पर भी सवाल उठेगा, समझो बात को। उसकी बात सुनकर बिना कोई जवाब दिए हाशिम फ़ोन काट देता है और रशीद से अपनी गहरी आवाज में कहता है, गाड़ी तैयार करवाओ। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और रशीद एक गहरी सांस लेता है कि कम से कम उसके साहब जाने के लिए तो राजी हुए। थोड़ी देर बाद हाशिम सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आता है। उसने इस वक्त एक ब्लैक बिजनेस सूट पहना हुआ था और वो इतना हसीन लग रहा था कि शब्दों में बताना मुमकिन ना हो शायद। ब्लैक शर्ट, ब्लैक पेंच और उसके साथ ही ब्लैक कोट और ब्लैक टाई, हाथों से लाखों की पहनी खड़ी। उसने अपनी सिल्की बालों को अच्छे से जेल से सेट किया हुआ था। वो सीढ़ियों से उतरकर सीधा बाहर की तरफ चला गया, जहां उसकी महंगी खूबसूरत ब्लैक कार खड़ी थी। उसे आता देख एक बॉडीगार्ड बेहद एहतराम के साथ सिर झुकाए ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है तो हाशिम उसमें बैठ जाता है, और उसके बैठते ही ड्राइवर कार स्टार्ट कर मेशन से बाहर की तरफ मोड़ देता है। बाहर काफी तेज बारिश हो रही थी और मौसम को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये बारिश जल्दी तो नहीं रुकने वाली, और इसी बारिश में कुछ गाड़ियों का काफिला चला जा रहा था अपनी मंजिल की ओर। एक बेहद बड़ी और आलीशान बिल्डिंग के आगे 4-5 महंगी कार आकर रुकी। पहली गाड़ी से कुछ बॉडीगार्ड निकले और उनमें से एक ने बड़े अदब के साथ गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो हाशिम बड़े घुरूर से बाहर निकला। बाहर अभी भी बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसके निकलते ही दूसरे गार्ड ने जल्दी से आगे बढ़कर छाते से हाशिम के सिर को धक दिया। हाशिम ने एक नज़र सामने देखा जहां 4-5 बिल्डिंग साथ में खड़ी थी और हर एक बिल्डिंग कम से कम 40 फ्लोर तक तो बड़ी थी। यहाँ आसपास
क्या दूर दूर तक कोई भी बिल्डिंग उतनी ऊंची नहीं नजर आ रही थी। उसी बिल्डिंग के टॉप पर सुनहरे अल्फाजों में बड़े स्टाइल से लिखा हुआ था, द करीम डेकोर हाउस। ये पूरे एशिया की सबसे फेमस और सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी थी, जो इंटीरियर डिजाइनिंग, वेडिंग प्लानिंग, क्लोथ्स मैन्युफैक्चरर से लेकर एंटरटेनमेंट कंपनी तक कनेक्टेड थी। और इस कंपनी का ओनर हाशिम करीम पूरे एशिया का सबसे रिच और पावरफुल आदमी था, जो जब चाहे जिसकी चाहे शख्सियत मिटाने की ताकत रखता था। कोई भी हो, चाहे वो कितना भी अमीर आदमी हो, पर उसके सामने नजर उठाने की हिम्मत किसी की नहीं थी। और ऊपर से उसका वो एटीट्यूड, जो अच्छे खासे इंसान को डराने के लिए काफी था। उसे अपना काम कराने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं थी, बस उसके इशारे ही काफी थे। ना जाने कितने ही लोगों को तो वो अपने इशारों पर चलाता था। अमीर से अमीर आदमी उसके साथ कोलैबोरेशन करना चाहता था, क्योंकि किसी भी आम चीज के साथ अगर उसका नाम भी जुड़ जाए तो वो चीज खास हो जाए। और अगर बात पॉपुलैरिटी की करें तो एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता था जब वो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पर ना छाया हो। और अगर बात करें लड़कियों की, तो वो तो दीवानी थी उसकी, पर वो चांद था जिसकी हसरत तो सब कर सकते हैं, पर हासिल करना किसी की औकात नहीं। पर कहते हैं ना, चांद में भी दाग होता है, वैसे ही इनके किरदार में भी दाग है। हर रोज एक नई लड़की के साथ रात गुजारना और उसका इस्तेमाल करना, पर कभी भी वो किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। लड़कियां खुद आती है उसके पास अपनी मर्जी से, और वो उसका इस्तेमाल करता है। और यही सब के चलते उसे लड़कियों से नफरत है, बेहद नफरत, क्योंकि उसे लगता है कि सारी लड़कियां बदकिरदार, लालची और मतलबी होती है। तो ये रहा हमारे हीरो का छोटा सा इंट्रोडक्शन। हाशिम बड़े रोब के साथ चलते हुए अंदर जाता है, और जैसे जैसे ही वो अंदर आता है सभी एम्प्लॉइज उसे विश कर रहे थे, पर वो सबको नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ रहा था। वैसे तो अभी रात के 9 बज रहे थे, पर पूरा ऑफिस एम्प्लॉई से भरा हुआ था। दरअसल हाशिम के ऑफिस में 2 शिफ्ट चलती है, एक दिन की और एक रात की। इस वजह से अभी भी वहाँ काफी सारे लोग काम कर रहे थे। वो लिफ्ट में एंटर कर सीधा 38 फ्लोर पर जाता है, और जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकलता है, एक 27 साल का लड़का जिसने प्रॉपर सूट पहना हुआ था, वो सर झुकाए खड़ा था। दिखने में वो काफी क्यूट था। वो जैसे ही हाशिम को अपने सामने देखता है, बड़े एहतराम से कहता है, गुड इवनिंग सर। ये है हामिद सिद्दीकी, हाशिम के असिस्टेंट। अगर इस दुनिया में कोई है जो हाशिम के एक्सप्रेशन थोड़े बहुत समझ सकता है, तो वो वही है। आखिरकार एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन का असिस्टेंट जो है, वो पिछले 5 सालों से हाशिम के साथ काम कर रहा है। अपने टाइम का कॉलेज टॉपर ये चुका है जनाब, पर हाशिम के सामने इनकी ज़बान भी कम ही खुलती है। हाशिम बिना उसके गुड इवनिंग का जवाब दिए आगे बढ़ाते हुए पूछता है, व्हाट्स द मैटर? हामिद उसके पीछे पीछे चलते हुए, सर वो आपने जो अख्तर साहब की डील कैंसिल करी है, उसका सदमा उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए अपने वकील और बेटे के साथ आए हुए हैं और आपसे बात करना चाह रहे हैं। हमने उन्हें समझाने की कोशिश करी, पर वो कुछ सुनने नहीं चाहते। ये सब कहते कहते वो लोग एक दरवाजे के पास आकर रुकते हैं, जिसके बगल में नेम प्लेट पर गोल्डन वर्ड्स में लिखा था, मीटिंग रूम। हामिद आगे आकर हाशिम के लिए दरवाजा खोलता है, तो हाशिम बड़े रोब के साथ अंदर दाखिल होता है। अंदर मीटिंग रूम में एक बड़ी सी टेबल रखी हुई थी, जिसके आसपास काफी सारी चेयर्स लगी थी। वहाँ कम से कम 50 लोग आराम से बैठ सकते थे, पर फिलहाल वहाँ सिर्फ 5 लोग मौजूद थे, जिनमें से एक लगभग 55 से 60 साल का आदमी, जो काफी गुस्से में लग रहा था। ये है अख्तर साहब, जिनकी डील हाशिम ने कैंसिल करी है और अब वो बेचारे रोड पर आने वाले हैं। और उन्हीं के बगल में एक 29 से 30 साल का लड़का, जिसकी शक्ल उस पहले वाले आदमी से मिलती जुलती थी, जो ये बता रही थी कि वो जरूर उस पहले वाले आदमी का ही बेटा है। ये है अमन अख्तर साहब का बिगड़ एल बेटा। उनके पीछे एक 35 से 40 साल का आदमी खड़ा था, जो वकील लग रहा था। और यह थे देव सिंघानिया अख्तर साहब का वकील। और तीनों के सामने वाली कुर्सी पर एक आदमी बैठा था, जिसकी उम्र करीब 29-30 साल की होगी। वो देखने में काफी हैंडसम था और उस कमरे में शायद सबसे शांत भी था। ये है उस्मान सिद्दीकी, हाशिम के लीगल एडवाइजर और इस कंपनी के 10% के मालिक। ये बहुत अच्छे हैं और हाशिम को अपना बड़ा भाई मानते हैं, पर मजाल हो
जो हाशिम ने अभी इनकी सुनी हो। वही एक कोने में एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जो दिखने में एक प्यून लग रहा था, पर वो काफी डरा और सहमा लग रहा था। हाशिम जैसे ही रूम में एंटर करता है, अख्तर साहब उसे देखकर अपनी कुर्सी से उठकर जरा ऊंची आवाज में कहते हैं, हाशिम, ये क्या है? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं सड़क पर आ जाऊंगा तुम्हारे इस तरह डील कैंसिल करने पर। उनकी बात सुनकर हाशिम बिना कोई जवाब दिए बड़े रोब के साथ अपनी चेयर पर बैठ जाता है। उसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे उसने सुना ही नहीं कि कौन क्या बोल रहा है। अपनी बात को इस तरह अनसुना होता देख इस बार अख्तर साहब और गुस्से में ऊंची आवाज में कहते हैं, हाशिम, कुछ पूछ रहा हूं मैं। उनकी बात सुनकर इस बार हाशिम अपनी ठंडी निगाह उन पर डालता है तो अख्तर साहब की जैसे रूह कांप जाती है उसकी आंखों की सर्दी देखकर, और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। तो वो बात संभाल कर इस बार जरा डरते हुए कहते हैं, मेरा मतलब मिस्टर करीम, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने डील कैंसिल करी तो कोई भी मेरे साथ बिजनेस नहीं करेगा, मैं सड़क पर आ जाऊंगा। और इस इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने बैंक से लोन तक ले रखा है, मैं उसे चुका भी नहीं पाऊंगा। उनकी बात सुनकर हाशिम अपनी ठंडी आवाज में बस इतना ही कहता है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अख्तर साहब, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाशिम टेढ़ा मुस्कुराते हुए, पहली बात तो आप ये तमाशा लगाना बंद कीजिए, वरना आपका जनाजा लगाने की नौबत भी आ सकती है। और दूसरी बात, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी मतलब कुछ भी। उसकी बात सुनकर अमन गुस्से में अपनी कुर्सी से उठकर कहता है, तुम मेरे डैड से ऐसे बात नहीं कर सकते, समझे? उसकी धमकी सुनकर हाशिम अख्तर साहब को देखते हुए बड़े शांत लहजे में कहता है, लगता है जानता नहीं है आपका बेटा मुझे, जो इस टोन में मुझसे बात करने की हिमाकत कर रहा है, आप कुछ सिखाकर नहीं लाए। उसकी बात सुनकर अख्तर साहब अपने बेटे को देखकर गुस्से में कहते हैं, अमन, तुम चुप करो, मैं बात कर रहा हूं ना। पर अमन उनकी बात नजरअंदाज करते हुए फिर कहता है, डैड, आप शांत रहिए और मुझे इससे निपटने दीजिए। अपने आप को किंग समझता है ना देव, जरा कॉन्ट्रैक्ट की लॉस तो इन्हें पढ़कर सुनाओ। उसकी बात सुनकर देव वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स खोलकर उसका एक रूल पढ़कर उनाता है, सर, इसमें लिखा है कि कोई भी पार्टी अगर ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है तो उसे सामने वाली पार्टी को इस डील का पूरा पैसा देना होगा। अमन के चेहरे पर यह सुनकर एक जंग जीत लेने वाली मुस्कुराहट थी, पर हाशिम बड़ी शांति से उसे देख रहा था। उसे शांत देखकर अमन को लगा कि वो जीत गया है, पर उसकी ये गलतफहमी अगले मिनट ही दूर हो गई, क्योंकि उसके कानों में हाशिम की वही रोबदाज आवाज आई जो अख्तर साहब को देखते हुए कहता है, आपके बेटे के ही तरह आपका वकील भी किसी काम का नहीं है। फिर देश की तरफ देखकर, उस रूल में आगे भी एक लाइन है, उसे पढ़ो। उसकी बात सुनकर देव कांपते हुए आगे पढ़ता है, दोनों पार्टियों में से कोई एक पार्टी तभी डील कैंसिल कर सकती है जब कोई सीरियस बात हो। उसकी बात सुनकर अख्तर साहब कहते हैं, पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ जो आप डील कैंसिल कर दे। हाशिम, आपके बेटे ने हाथ उठाया है मेरे एम्प्लॉय पर। उसकी बात सुनकर अख्तर साहब कुछ बोलते उससे पहले अमन बीच में बोलता है, उसने मेरी शर्ट पर कॉफी गिरा दी थी और वो सिर्फ एक मामूली प्यून के लिए आप ये डील कैंसिल कर रहे हैं? दरअसल हुआ ये था कि 2 दिन पहले अख्तर साहब जब अपने बेटे के साथ यहाँ आए थे, तब गलती से एक प्यून के हाथ से कॉफी अमन की शर्ट पर गिर गई थी और अमन ने गुस्से में एक थप्पड़ उस प्यून को मार दिया था। और जब बाद में हाशिम को इसके बारे में पता चला तो उसने वो डील कैंसिल कर दी, और तब से अख्तर साहब उससे मिलने की कोशिश कर रहे थे और आज जाकर मिल पाए थे। ये वही प्यून था जो अभी यहाँ मौजूद था। हाशिम, यहाँ पर काम करने वाले सभी लोग मेरी जिम्मेदारी है और मुझे ये बर्दाश्त नहीं कि कोई मेरे लोगों पर अपनी आंख भी उठाकर देखे। और जो तुमने किया है उसके बाद तुम्हें ये लगा भी कैसे कि मैं ये डील करूंगा। उसकी बात सुनकर अख्तर साहब उसे समझाते हुए कहते हैं, पर बात समझिए मिस्टर करीम, इसमें आपका भी नुकसान है। उसकी बात सुनकर हाशिम बड़े रोब से खड़ा होता है और अपनी जेब में हाथ डालते हुए अपनी रोबदार आवाज में बिल्कुल उनके सामने जाकर कहता है, हाशिम करीम नाम है मेरा और मेरा नुकसान कर सके इतनी औकात किसी की नहीं है, समझे आप। उसकी बात सुनकर अख्तर साहब डर के मारे एक गहरी सांस लेकर कहते हैं,
आप ऐसा नहीं डॉट कर सकते डॉट, मैं बर्बाद हो जाऊंगा डॉट, हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने डॉट। ये कहते हुए वो हाथ जोड़ लेते हैं। उन्हें इस तरह गिड़गिड़ाते हुए देखकर भी हाशिए के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो खामोशी से उन्हें देख रहा था। उस्मान, जो इतनी देर से सब कुछ सुन रहा था, वो हाशिम को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, हाशिम समझ, यार बात को इतना मत बढ़ा कर। पर उसकी बात का कोई असर नहीं होता। वो अभी भी अख्तर साहब को देख रहा था। वही खड़ा वो प्यून, जिसे लग रहा था कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है, वो जरा डरते हुए कहता है, साहब रहने दो, गलती मेरी भी थी। वो इतना ही कह पाया था कि हाशिम एक नज़र उसे देखता है और वो प्यून डरकर चुप हो जाता है। हाशिम अख्तर साहब को देखकर उनके चारों तरफ घूमते हुए, एक तरीका है, अगर आप मेरी बात मान लेंगे तो मैं कुछ सोच सकता हूँ। उसकी बात सुनकर अख्तर साहब को कुछ उम्मीद मिलती है और वो जल्दी से कहते हैं, जी कहिए, क्या कर सकता हूँ मैं। हाशिम टेबल से अपनी पीठ टिकाकर बड़े स्टाइल में खड़े होते हुए कहता है, आपका बेटा सलीम प्यून से माफी मांगे तो मैं कुछ सोच सकता हूँ। उसकी बात सुनकर अमन भड़कते हुए कहता है, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं यह करूँगा। हाशिम, ठीक है तो भूल जाओ डील के बारे में। उसकी बात सुनकर अख्तर साहब घबरा जाते हैं। वो अपनी कंपनी बर्बाद होने नहीं दे सकते थे, इसलिए गुस्से में अमन से कहते हैं, जो मिस्टर करीम कह रहे हैं वो करो, वैसे भी ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अब तो अमन बुरी तरह फंस गया था, उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। हार कर वो उस प्यून को एक नज़र देखकर अपने रूखे स्वर में कहता है, सॉरी। उसके सॉरी बोलने पर अख्तर साहब एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, मिस्टर करीम अब तो ठीक है, क्या अब आप डील के लिए रेडी है डॉट। हाशिम उनकी बात पर कुछ देर खामोश रहने के बाद कहता है, नहीं। उसकी बात सुनकर अख्तर साहब घबराकर कहते हैं, पर तुमने तो कहा था कि अगर अमन माफी मांग लेगा तो तुम डील कैंसिल नहीं करोगे। हाशिम अपनी कैर पर बैठकर पीछे लीन होकर पेपर वेट घुमाते हुए, मैंने ये कहा था कि मैं सोचूंगा और मैंने सोच लिया है, मेरा फैसला अभी भी वही है। अख्तर साहब डरते हुए उसके आगे हाथ जोड़ाकर, मिस्टर करीम प्लीज, मेरा पूरा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा और थोड़ा सही पर आपका भी नुकसान होगा। हाशिम टेढ़ा मुस्कुराते हुए, मैंने कहा ना हाशिम करीम का नुकसान कर सके, ऐसा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। अख्तर साहब, मुझे बर्बाद सिर्फ मैं खुद कर सकता हूँ, पर हाँ आप जरूर हॉस्पिटल में अपने लिए एक बेड बुक कर लीजिए, क्योंकि कल सुबह तक शायद उसके पैसे भी ना बचे और कल की न्यूज़ देखकर आपको हार्ट अटैक आने की गारंटी मेरी डॉट। अब आप खुद से जाएंगा या मेरे गार्ड्स आपको बकायदा पूरी बेइज्जती के साथ धक्के मारकर बाहर निकाले। उसकी बात सुनकर अख्तर साहब एक आखिरी कोशिश करते हुए कहते हैं, प्लीज सर ऐसा। हाशिम, मुझे बातें रिपीट करना पसंद नहीं अख्तर साहब। अख्तर साहब, जरा देखकर हाशिम, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जिंदगी में कोई आए और इस तरह हक से तुम्हारा नुकसान करे पर तुम चाहकर भी कुछ ना कर पाओ। हाशिम टेढ़ा मुस्कुराते हुए, सुनने में अच्छा लग रहा है पर अफसोस पॉसिबल नहीं है। अख्तर साहब, मिस्टर करीमे। वो अभी इतना ही कर पाए थे कि हाशिम हामिद की तरफ कुछ इशारा करता है और वहां से चला जाता है और उसके जाते ही वहां गार्ड्स आते हैं और अख्तर साहब उनके वकील और उनके बेटे को वहां से ले जाते हैं। उस्मान, जो ये सब देख रहा था, हामिद से कहता है, हाशिम को ये सब करने की जरूरत नहीं थी, हमारा भी 2% का लॉस तो होगा ही। अब हम कहाँ से इतने अर्जेंट में क्लॉथ मटेरियल सप्लाई करेंगे। हामिद मुस्कुराते हुए, आपको लगता है हाशिम साहब का नुकसान कभी कोई कर सकता है। उस्मान, मतलब डॉट। हामिद, मतलब सर ने पहले ही सारा क्लॉथ मटेरियल अपने अंडर कर लिया था, इसलिए इस डील टूटने से हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। उस्मान, क्या, और मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, मैं अभी हाशिम से बात कर आता हूँ। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। उस्मान हाशिम के केबिन में आता है तो वहां कोई नहीं था। उसका केबिन बेहद स्टाइलिश और आलीशान था। वो इतना बड़ा था कि क्या कहा जाए, एक तरफ एक बड़ी सी बुकशेल्फ रखी गई थी, दूसरी तरफ सोफा सेट, केबिन के बीचों बीच एक बड़ी सी कांच की टेबल और उसी के पास एक बेहद स्टाइलिश रोटेटिंग चेयर और भी काफी कुछ। उस्मान को जब हाशिम कहीं नहीं दिखा तो वो एक पल को परेशान हुआ, तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक किया
और वो वही केबिन से अटैच्ड बालकनी की तरफ चला गया, जो बालकनी कम अपने आप में एक मिनी छत थी। उस्मान बालकनी में गया तो वहां हाशिम रेलिंग के पास खड़ा एक टक बारिश में भीग रहे मुंबई को देख रहा था और दूसरे हाथ से सिगरेट के कश भर रहा था। उसका कोट इस वक्त वही पास में रखे सोफे पर सलीके के रखा हुआ था और उसने अपनी ब्लैंक शर्ट की स्लीव्स को फोल्ड कर रखा था, जिससे उसकी आर्म्स की वेन्स साफ नजर आ रही थी और इस वक्त वो अपने टेंस लुक में बेहद ज़हीर और दिलकश नजर आ रहा था। उस्मान उसके बगल में खड़े होकर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हाशिम सिगरेट सेहत के लिए ठीक नहीं है। हाशिम उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, वो अभी भी सामने देख रहा था। अपनी बात को इस तरह अनसुना होता देख उस्मान दोबारा कहता है, हाशिम कुछ कह रहा हूं मैं। हाशिम सामने देखते हुए, कौन हो तुम? उस्मान उसके सवाल पर नासमझी में उसे देखते हुए जवाब देता है, तुम्हारा दोस्त। हाशिम और डॉट? उस्मान, तुम्हारा लीगल एडवाइजर। हाशिम और डॉट? उस्मान चिढ़कर, बस और कुछ नहीं हूं। हाशिम उसकी तरफ देखकर अपनी सख्त आवाज में, एग्जैक्टली तो जो हो वही रहो, मेरे बाप बनने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, समझे? उस्मान उसकी बात सुनकर जरा तल्खी में कहता है, पर तुम्हारा लीगल एडवाइजर तो हूं, तुम्हें एडवाइस देना काम है मेरा। हाशिम, ओ रियली, एक छोटे से इशू को तो तुम हैंडल नहीं कर पाए, उसके लिए मुझे यहाँ आना पड़ा, तो तुम्हारे यहाँ होने का कोई फायदा मुझे नजर नहीं आ रहा। उस्मान, मैं क्या करता यार, तूने मुझे बिना बताए एकदम से डील कैंसिल कर दी, ऊपर से अख्तर साहब यहाँ वकील लेकर आ गए, मुझे कुछ पता भी नहीं था इस बारे में। हाशिम उसकी बात सुनकर एक नज़र उसे देखकर है, फिर वापस सिगरेट पीने लगता है। उसे इस तरह देखकर उस्मान कुछ देर तक उसे देखने के बाद कहता है, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अक्सर इस वक्त तो तुम किसी लड़की के साथ बिजी होते। मुझे तो तुम्हारा समझ नहीं आता हाशिम, सारी लड़कियां बुरी नहीं होती, तुम अब सेटल हो जाओ। तुम्हें देखकर मैं कितना परेशान रहता हूँ, मेरे बारे में तो सोचो। हाशिम, तुम्हें पता है जब जब मैं इन लड़कियों के साथ रातें बिताता हूँ तब तब मेरी नफरत इनके लिए बढ़ती जाती है। ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। हर रात मेरी दौलत और कशिश में अंधी होकर अपना जिस्म मुझे बेच देती है। जो अपनी इज्जत को बेच थे वो जात किसी की नहीं हो सकती, इसलिए नफरत है मुझे इन औरतों से, बेहद नफरत। उस्मान, हर शख्स एक जैसा नहीं होता हाशिम। हाशिम अजीब सी मुस्कुराहट के साथ, मेरी नज़र में हर औरत एक जैसी ही, जिसे सिर्फ पैसे से मतलब है। उस्मान, अपनी सोच को बदल मेरे यार, और वैसे भी बदलाव कुदरत का नियम है। हाशिम, मेरी जिंदगी में कभी कोई बदलाव नहीं आएगा। उस्मान हल्का हंसते हुए जरा सोचकर कह, क्या पता वो बदलाव बहुत जल्द तेरी जिंदगी में आ जाए। हाशिम उसे घूर कर अपनी सर्द आवाज में, हाशिम करीम की जिंदगी में कोई अपने आप आ जाए, इतनी किसी की औकात नहीं। उस्मान, कभी कभी कोई ऐसा भी होता है जो बिना हमारी फर्जी के हमारी जिंदगी में दंदनाते हुए आ जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते। तुम भी जरा होशियार रहा। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद कोई आने वाला है बहुत जल्द। हाशिम, तुम्हें तुम्हारी फीलिंग समेत यहाँ से नीचे पटकूं उससे पहले दफा हो जाओ मेरी नजरों से, क्योंकि लाश तक नहीं मिलेगी तुम्हारी। उसकी बात सुनकर उस्मान जरा सक्का गया और चुपचाप वहां से चला गया। वही उसके जाते ही थोड़ी देर बाद हामिद वहां आया और सर झुकाकर खड़ा हो गया। उसमें हिम्मत नहीं थी बिना इजाजत कुछ कहें। हाशिम को जब उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने अपने हाथ से उसे कहने का इशारा किया, जिसे समझकर हामिद ने कहना शुरू किया, सर आपके लिए होटल में कमरा बुक करूं या कोई लड़की आज रात के लिए? उसकी बात सुनकर हाशिम कुछ देर तक कुछ नहीं कहता, फिर एक ठंडी सांस लेकर कहता है, ड्राइवर से कहो गाड़ी तैयार करे, हम घर जाएंगे। इतना कहकर हाशिम अपना कोट उठाकर वहां से चला जाता है और हामिद वही खड़ा उसे जाता देख खुद से कहता है, पिछले 5 सालों से सर के साथ काम कर रहा हूं पर आज तक इन्हें समझ नहीं पाया, पता नहीं कभी कोई इन्हें समझ भी पाएगा या नहीं। इतना कहकर वो भी तेजी बाहर की तरफ चला जाता है, उसे ड्राइवर को जो इंस्ट्रक्शंस देने थे। इधर दूसरी तरफ एक सुनसान सड़क पर लाइबा बदहवासी चली जा रही थी। उसे चलते चलते लगभग 3 घंटे हो चुके थे और पिछले 3 घंटों से लगातार बारिश के कारण वो पूरी तरह भीग गई थी।
वो इसी तरह बेसुध सी चलती अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। कितनी अजीब सी जिंदगी थी। उसके बाप का पता तो उसे था ही नहीं, ले देकर देखकर एक माँ थी और वो उनके साथ काफी खुश थी। फिर उसे याद आया कि कैसे जब वो 12वीं का आखिरी इम्तिहान देकर घर लौटी तो उसकी माँ ने उसके सामने अजीब सी शर्त रखती कि वो चुपचाप बिना कुछ सवाल किया आसिम से निकाह कर ले। उसकी मर्जी नहीं थी पर जबरदस्ती उसकी माँ ने उसका निकाह करवाया और मुश्किल से शादी को 1 महीना तक नहीं हुआ था और उसकी माँ भी इस दुनिया से चली गई। क्या कुछ नहीं कहा गया उसे, और आसिम लो तो उससे नफरत करता था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी जिंदगी की सारी परेशानियां उसकी वजह से है, पर कहीं ना कहीं तो गलत उसके साथ भी हुआ था। उसकी फिक्र तो किसी ने नहीं करी। हर रोज जब आसिम घर लौटता तो अपना गुस्सा उस पर निकलता, उसे मारने से लेकर हाथ उठाना, बेइज्जती करना, जिल्लत करना और अब यहाँ तक कि उसका रेप तक कर दिया। और इस सब से भी उसका मन नहीं भरा तो थमा दिए हाथ में तलाक के कागज और कर दिया रुखसत अपनी जिंदगी से, बिना ये सोच की कहाँ जाएगी हो, क्या करेगी। सबसे ज्यादा गलत तो उसके साथ हुआ था, पर उसकी सुनने वाला तो कोई नहीं था। वो यही सब सोचते हुए चली जा रही थी। पिछले 3 घंटे से चलने के बाद भी जैसे उसे कुछ होश ही नहीं था। वो चलते चलते कब शहर से दूर हाईवे के पास पहुंच गई, उसे ख्याल ही नहीं रहा। तो बस हाथों में तलाक के कागज लिए उस पतली सी शॉल में लिपटी चले जा रही थी, बिल्कुल बेपरवाह, बेखौफ। वही हाशिम कंपनी से बाहर आता है तो हामिद उसके लिए दरवाज़ा खोलता है और उसके बैठने के बाद खुद ड्राइवर के बगल में बैठता है। वो हाशिम के साथ ही रहता था। इसकी 2 वजह थी। पहली वजह कि वो यतीम था तो खुद का कोई घर नहीं था। हाँ, कंपनी की तरफ से एक आलीशान फ्लैट मिला था पर वो वहाँ नहीं जाता। और दूसरी वजह, हाशिम उसे आधी रात में भी काम बता देता था, इसलिए वो उसके साथ करी मेशन में ही रहता था। हाशिम के बैठने के बाद हामिद खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और उसकी बैठते ही ड्राइवर कार स्टार्ट करता है और करी मेशन की तरफ दौड़ा देता है। हाशिम भी अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लगता है। उसकी फितरत में एक चीज बहुत अलग थी, उसे वक्त बर्बाद करना नहीं पसंद था। ना तो वो किसी का इंतजार करता था और ना ही कभी किसी को इंतजार कराता था। उसे लगता था कि जो वो वक्त का पाबंद नहीं हो सकता वो कभी कामयाब बन ही नहीं सकता। उनकी गाड़ी हाईवे से होते हुए मेशन की तरफ जा ही रही थी कि एकदम से अचानक ड्राइवर गाड़ी पर ब्रेक लगाया है और उसके इस तरह अचानक ब्रेक लगाने से हाशिम उसे घूर कर देखता है तो वो कांप उठता है। हामिद हाशिम का गुस्सा समझते हुए बात संभाल कर कहता है, ये क्या हरकत है, एकदम से गाड़ी क्यों रोकी? ड्राइवर हाशिम का गुस्सा भांपते हुए हामिद से कहता है, साहब। वो सामने देखी, वह लड़की रास्ते में खड़ी है। उसकी बात सुनकर हामिद सामने देखा है तो उसे अपनी गाड़ी के ठीक 2 कदम आगे एक लड़की दिखाई देती है जो बस शांति से वहां खड़ी थी। उसकी पीठ उनकी तरफ होने के कारण उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। बस उसकी शॉल देखकर ये पता लगाया जा सकता था कि वो एक लड़की है। ऊपर से बाहर इतनी तेज बारिश हो रही थी कि कुछ साफ साफ दिख ही नहीं रहा था। हाशिम भी एक नज़र बाहर देखता है, पर जैसे ही उसकी नज़र उस लड़की पर जाती है उसकी धड़कनें कुछ तेज हो जाती है। एक अजीब सा एहसास उसकी रूह को घेर लेता है और वो बेख्याली में ही गाड़ी से उतरने के लिए दरवाज़ा खोलने वाला होता है कि हामिद उसे रोकते हुए कहता है, रुकिए सर, मैं देखता खतरा भी हो सकता है और वैसे भी बाहर बारिश हो रही है। इतना कहकर वो खुद गाड़ी से निकलता है। वही हाशिम को भी एहसास होता है कि एक मामूली सी लड़की के लिए वो भला क्यों जहमत उठाएं। ये कहकर उसने अपने जहन को उलझाने की कोशिश करी, जरूर थी, पर अफसोस ध्यान बार बार उसी तरह जा रहा था। अब तक बॉडीगार्ड्स की कार भी उनके पीछे आकर रुकती है जो थोड़ा पीछे रह गई थी। हामिद तेज बारिश में उस लड़की के पास जाकर रुक जाता है। उस लड़की की पीठ अभी भी हामिद की तरफ ही थी, इसलिए उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, पर उसके वो खूबसूरत पैर जिनमें उसने कुछ नहीं पहना था उनसे खून जरूर निकल रहा था, यानी साफ था कि वो काफी देर से नंगे पांव चल रही थी। हामिद उसके पैरों से नजर हटाकर कहता है, सुनिए, आज जरा साइड हटेंगी? इस तरह बीचों बीच रास्ते में खड़ी है, हमारी गाड़ी नहीं निकल पा रही है। उसकी बात सुनकर भी वो लड़की कुछ नहीं कहती बल्कि वैसे ही खड़ी रहती है और कोई रिस्पॉन्स न मिलता देख
इस बार हामिद जरा तेज आवाज में दोबारा कहता है, आप सुन रही है, मैं क्या कह रहा हूँ? देखिए, बहुत बारिश हो रही है, अपने घर जाइए, सेफ नहीं है आपके लिए यहाँ रहना। इस बार भी कोई असर नहीं होता। अब हामिद को भी चिढ़ होने लगी थी। वहीं हाशिम, जो एक टक उसे लड़की की पीठ देख रहा था, जो उसे बारिश के कारण साफ दिख भी नहीं रही थी, वो एकदम से गाड़ी से बाहर निकलता है। उसे बाहर आता देख एक बॉडीगार्ड छाता लेकर उसकी तरफ बढ़ता है, पर हाशिम उसे हाथ दिखाकर वही रोक देता है और खुद बारिश में भीगते हुए उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो अपने कदम बढ़ा रहा था, वैसे वैसे उसकी धड़कनें अजीब तरह से बढ़ रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो उस लड़की के बिल्कुल पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और उस लड़की को देखने लगता है जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। हामिद जब हाशिम को इस तरह बारिश में बाहर देखता है तो उसे जरा हैरानी होती है, क्योंकि हाशिम खुद अपने हाथ से एक पानी का ग्लास तक नहीं उठाता है। फिर उसे लगता है कि शायद उसे उस लड़की पर गुस्सा आ रहा होगा, इसलिए वो यहाँ आया है, और ये सोचकर उसे उस लड़की के लिए बुरा लगता है। वो मामला संभाल के इरादे से कहता है, सर आप क्यों बाहर आए, मैं हटा रहा हूँ, इन्हें आप अंदर जाइए, बहुत बारिश हो रही है, आप भीग जाएंगे। हामिद ने इतना कहा पर हाशिम पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। वो तो अभी भी उस लड़की की तरफ ही देख रहा था। कुछ पलों तक उसे देखते रहने के बाद वो एकदम से हाथ बढ़ाकर उस लड़की को अपनी तरफ खींचता है, और ऐसा करने से वो लड़की सीधा उसकी तरफ होकर उसके सीने से जा लगती है। वही हाशिम जैसे ही उसे छूता है, उसे एहसास होता है कि वो लड़की बुरी तरह बुखार में तप रही है और उसका पूरा बदन आग की तरफ तप रहा है। बेचारी की हाइट हाशिम के मुताबिक काफी कम थी, वो इसलिए उसका छोटा सा सिर उसके सीने में घुसा हुआ था। यह देखकर वो अपनी गर्दन नीचे कर उस लड़की की तरह देखता है, जो उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, पर बुखार के कारण उसमें हिम्मत ही नहीं थी कि वो एक जगह खड़ी भी हो पाए। फिर भी वो उसके सीने से अपना सिर निकालकर देखती है तो उसके बालों के कारण कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, केवल उसकी लो ओलिव ग्रीन आंखें थी जो चमक रही थी। वही हाशिम की इस हरकत पर हामिद शोक में था, क्योंकि हाशिम उन लोगों में से नहीं था जो किसी की फिक्र करें। उसके सामने तो कोई प्यासा भर भी रहा होगा और उसके पास पानी होगा, तब भी वो पानी ना दे, और यहाँ वो एक लड़की के लिए गाड़ी से उतर कर आया था। वही हाशिम अभी भी उस लड़की का चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था, जिसकी सिर्फ आंखें दिख रही थी। वो उसके चेहरे पर से बाल हटाने के लिए हाथ बढ़ाता ही है कि अचानक वो लड़की बेहोश होकर गिर जाती है, पर इससे पहले कि वो लड़की जमीन पर गिरती हाशिम उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। हाशिम उस लड़की के चेहरे पर से बाल हटाने के लिए हाथ बढ़ाता ही है कि अचानक वो लड़की बेहोश होकर गिर जाती है, पर इससे पहले कि वो लड़की जमीन पर गिरती हाशिम उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। और यह तो हामिद के लिए हार्ट अटैक था, जो आदमी इतना बेरहम हो कि किसी को मारने से पहले एक दफा ना सोचें। आज वो किसी को अपनी बाहों में थामे खड़ा था, इस डर से कि कहीं वो गिर ना जाए। ये तो कोई अजूबा ही मालूम होता था। वही उस लड़की के हाशिम की बाहों में गिरते ही उसका चेहरा उसकी जुल्फों से घिर जाता है। जो रही सही आंखें अभी तक दिख रही थी, बेहोशी में तो वो भी बंद हो चुकी थी। हाशिम आहिस्ता से अपने हाथ बढ़ाकर उसके बालों को दरकिनारे करता है, और ऐसा करते ही उसकी आंखें उसके मासूम से चेहरे पर ठहर जाती है। छोटा सा प्यारा चेहरा जो हल्का गुलाबी लग रहा था, लंबी लंबी पलकें जिन्होंने उसकी आंखों को कवर कर रखा था, पतली खड़ी नाक, लाल होंठ जो अभी बेहोशी और ठंड की वजह से कांप रहे थे, फूले हुए गाल। उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि वो कश्मीरी है। हाशिम की नजरें बस उसी पर ठहरी हुई थी। ऐसा नहीं था कि वो दुनिया की सबसे हसीन लड़की थी, या हाशिम ने अभी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। यकीनन देखा तो बहुतों को था, पर नजरें सिर्फ उस पर आकर ठहरी थी। इतना मासूम चेहरा उसने अपनी जिंदगी में शायद कभी नहीं देखा था। उस लड़की का चेहरा जैसे उससे दुनिया भर की शिकायतें कर रहा था। वो यही सब सोच रहा था कि अचानक उसकी आंखें छोटी हो जाती है और उसका चेहरा गुस्से में काला पड़ जाता है, जब उसकी नज़र उस लड़की के चेहरे पर बने उन उंगलियों के निशान पर जाती है, जिससे साफ पता लगाया जा सकता था
कि किसी ने उसे थप्पड़ मारा था। बारिश अभी भी हो रही थी और हाशिम को पानी में भीगता देख हामिद डरते हुए कहता है, सर। उसकी आवाज सुनकर हाशिम होश में आता है और एकदम से उस लड़की को अपनी बाहों में लेकर गाड़ी की तरफ जाते हुए कहता है, एक लेडी डॉक्टर को विला आने के लिए कहो और गाड़ी विला लेकर चलो। उसकी बात सुनकर हामिद, जो अभी तक हैरानी में आंखें फाड़े उसे देख रहा था, जल्दी से उसके पीछे जाने लगता है। तभी उसकी नजर रोड पर पड़े कुछ कागजों पर जाती है जिन पर लिखा था डिवोर्स पेपर्स। वो जल्दी से उन्हें उठाकर अपने पास रखकर बिना ध्यान दिए गाड़ी की तरफ जाता है। यहाँ सभी बॉडीगार्ड भी आंखें फाड़े हाशिम को देख रहे थे, क्योंकि उनके बोस की बाहों में लड़की, ये तो शायद आखिरी चीज भी नहीं होगी जो उनके ख्वाबों में आई होगी। हाँ, वो अपनी जरूरत जरूर पूरी करता था, पर इतनी कदर और फिक्र किसी के लिए, वो भी किसी लड़की के लिए, ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। हाशिम उस लड़की को लिए जैसे ही कार के पास आता है, एक बॉडी गार्डन फौरन उसके लिए दरवाजा खोलता है और वो उस लड़की को लिए ही कार में अंदर बैठ जाता है। हामिद भी अब तक पैसेंजर सीट पर बैठ गया था और एक बार फिर उन गाड़ियों का काफिला चल पड़ता है करीम हाउस की तरफ। कार के अंदर बैंक सीट पर वो लड़की अभी भी हाशिम की गोद में बैठी हुई थी और वो एक टक उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर अभी को भाव नहीं था जिससे उसकी सोच का अंदाजा लगाया जा सके। वो अभी उसे देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर उस लड़की के सीने पर गई। दरअसल उस लड़की की शॉल, जिससे उसने खुद को पूरी तरह कवर कर रखा था, वो हल्की सी उसके सीने से हट गई थी, जिससे उसका वो सफेद कुर्ता, जो पानी में भीगने के कारण बुरी तरह ट्रांसपेरेंट हो गया था, वो दिखने लगा था। जैसे ही हाशिम की नजर उस पर गई, वो फौरन अपनी नजरें उस पर से हटा लेता है और अपना कोट उतारकर उस लड़की को कवर कर देता है। उसकी इस हरकत पर तो हामिद और ड्राइवर को एक और सदमा लगता है, क्योंकि हाशिम जैसा खुदगर्ज बंदा किसी की फिक्र करे, यह तो 100% नामुमकिन था। कुछ देर में उनकी कार करीम हाउस के बाहर आकर रुकती है तो एक बॉडी गार्डन जल्दी से आगे बढ़कर दरवाजा खोलता है तो हाशिम बाहर निकलता है। उसकी गोद में अभी भी वो लड़की थी। अब तक हामिद भी बाहर निकल आया था। हाशिम अंदर की तरफ जाता है तो रशीद, जिसने उसके लिए दरवाजा खोला था, वो उसके हाथ में किसी लड़की को देखकर बुरी तरह चौंक जाता है, क्योंकि आज तक हाशिम ने ठीक से किसी लड़की से बात तक नहीं करी थी और यहाँ तो वो अपने साथ एक लड़की को लेकर आ गया था। पर हाशिम उसे वैसे ही हैरानी में छोड़कर अंदर जाता है और उस लड़की को सीधा गेस्ट रूम की तरफ ले जाता है। इधर रशीद, जो हैरानी से अभी भी उसी तरह देख रहा था जहां हाशिम गया था, वो होश में आता है और अपना छोटा सा कीबोर्ड वाला फोन निकालकर किसी को कॉल करता है और फोन उठते ही कहना शुरू करता है, उस्मान साहब गजब हो गया है। उधर से उस्मान, जो जस्ट अभी अभी अपने पैंट हाउस पहुंचा था, वो हैरानी से पूछता है, ऐसा क्या हो गया है रशीद? रशीद साहब किसी लड़की को घर लेकर आए हैं। वो लड़की बेहोश है, पर वो उसे ऐसे संभालते हुए लाए हैं कि पूछो मत। उस्मान उसकी बात सुनकर बहुत हैरान होता है, फिर खुद को शांत करते हुए कहता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ, तुम रुको। इतना कहकर वो फोन काट देता है और इधर रशीद भी गेस्ट रूम की तरफ जाता है। इधर गेस्ट रूम में हाशिम उस लड़की को अच्छे से संभाल कर लेटाता है, फिर एक नज़र उसके चेहरे को देखकर उसे ब्लैंकेट से कवर करता है और कमरे के बाहर आता है, जहां हामिद और रशीद पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। वो बाहर आकर अपनी सख्त आवाज में हामिद को देखकर पूछता है, वेयर इज द डॉक्टर? उसकी गहरी आवाज सुनकर हामिद सककाते हुए कहता है, वो सर आ ही रही है, पहुंचती होंगी बस। उसकी बात सुनकर हाशिम कुछ नहीं कहता, बस एक नज़र उसे अपनी इमोशन लेंस आंखों से देखता है, जिससे हामिद कंपा गया था, पर उसकी किस्मत जैसे अच्छी थी, क्योंकि तभी वहां डॉक्टर आ जाती है, जो एक अधेड़ उम्र की खातून महिला लग रही थी। उसे देखकर हाशिम उन्हें देखकर अपनी सख्त आवाज में कहता है, वो अंदर है, उसे अच्छे से चेक कर बताइए कि प्रॉब्लम क्या है। उसकी बात सुनकर वो डॉक्टर सहमी नजरों से उसे देखती है और फिर अंदर चली जाती है। हाशिम से सामना करने में उसे खुद भी डर लग रहा था। डॉक्टर के जाते ही हाशिम भी ऊपर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद
जब वो वापस नीचे आता है तो उसने कपड़े चेंज कर लिए थे। फिलहाल उसने एक वाइन शर्ट और ब्लैक लोअर पहना हुआ था और वो इन कैजुअल्स में भी कमाल का लग रहा था। वो नीचे आया तो अब रशीद और हामिद के साथ उस्मान भी वहीं मौजूद था। जैसे ही उसकी नज़र हाशिम पर जाती है, वो परेशान होते हुए पूछता है, हाशिम क्या है ये? तुम कौन सी अनजान लड़की को सड़क से उठाकर ले आए हो? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? और वो तुम्हें अंदाजा है कि कितने दुश्मन हैं तुम्हारे? उसने एक के बाद एक सवाल किए पर हाशिम ने बड़े सलीके से उसके सारे सवालों को नजरअंदाज कर दिया, यहाँ तक कि उसकी तरफ एक नजर देखा भी नहीं। खुद को इस तरह नजरअंदाज होता देख उस्मान चिढ़ते हुए कहता है, तुम कुछ जवाब दोगे मुझे? हाशिम उसे अपनी इमोशन लेंस आंखों से घूरते हुए, नहीं, मैं तुम्हें किसी भी तरह से जवाब दे नहीं हूँ, तुम्हें जिसने बुलाया है उससे पूछो। ये कहकर वो एक नज़र रशीद को देखता है, जो नजरों झुकाए खड़ा था। कोई कुछ और कहता उससे पहले ही डॉक्टर वहां आती है और हाशिम के सामने खड़े होकर जरा सख्ती से कहती है, कैसे शौहर है आप? किस हद तक डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं? आप शरीर का एक हिस्सा नहीं होगा जहां आपकी बीवी के कोई निशान ना हो। जलने का, मारने का, हर तरफ से टॉर्चर किया गया है उसका। वो डॉक्टर हाशिम को डांट रही थी और वो बस एक टक अपनी गहरी आंखों से उस डॉक्टर को घूर रहा था। दिखने में वो बिल्कुल शांत लग रहा था, पर क्या वो सच में शांत था? शायद नहीं। उस्मान खुद से कहता है, इस डॉक्टर को लगता है मरना है, या शायद शहर में नई आई है, या अल्लाह क्या करूं मैं। फिर कुछ सोचकर वो बीच में डॉक्टर को कहता है, ये उसके शौहर नहीं है, दरअसल हमें ये कहीं मिली है तो हम अपने घर लेकर आ गए। उसकी बात सुनकर वो डॉक्टर शर्मिंदगी भरी नजरों से हाशिम की तरफ देखती है, फिर कहती है, माफ करिएगा सर, उस बच्ची की हालत देखकर मैं जरा इमोशनल हो गई थी। उसके साथ किसी ने बहुत बुरा किया है, बेल्टों से मारने के निशान हैं, उसके शरीर पर कहीं कहीं जलने के भी मार्कस है, और यहाँ तक कि इतना कहते ही वो बीच में रुक जाती है, उनकी आंखें जरा नमा हो गई थी। हाशिम जो अभी तक खामोश था, वो अपनी सख्त आवाज में कहता है, अपनी बात पूरी कीजिए। उसकी गहरी आवाज सुनकर डॉक्टर आगे कहती है, सर वो उसका बड़ी बुरी तरह रेप हुआ है। उनके ये कहते ही वहां मौजूद सभी की आंखों में हमदर्दी आ जाती है। हाशिम की आंखें अभी भी इमोशन लेंस थी। वो एक मिनट शांत रहकर रशीद से कहता है, किसी फीमेल सर्वेंट को बुलाओ और कुछ कपड़े भी इस लड़की के कपड़े चेंज करने के लिए। उसकी बात सुनकर रशीद हमें सर हिलाकर वहां से चला जाता है और वो डॉक्टर भी प्रिस्क्रिप्शन हामिद को पकड़ाकर वहां से चली जाती है। हाशिम, इस डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल करवाओ। ये सुनकर उस्मान फौरन कहता है, पर क्यों? हाशिम, कोई मुझसे इस टोन में बात करें और मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूं, ये मेरी फितरत में शुमार नहीं। इतना कहकर वो वहां से हॉल की तरफ आ जाता है और उस्मान और हामिद भी उसी के पास आते हैं। उस्मान अभी उससे कुछ पूछने ही वाला था कि तभी रशीद अपने साथ अपनी बेटी दुआ को वहां हड़बड़ाते हुए आते हैं और रशीद कहता है, साहब वो उस लड़की को होश आ गया है और वो चली गई। ये सुनते ही उस्मान हैरान होते हुए पूछता है, चली गई मतलब कहाँ गई? रशीद, पता नहीं साहब, हम अभी कमरे में गए तो वो खाली था और मैंने उस लड़की को बाहर जाते हुए देखा। वो अभी आगे कुछ कहता उससे पहले ही हाशिम फौरन तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। रशीद के कहने पर हाशिम बाहर की तरफ तेजी से जाता है। बारिश अभी भी हो रही थी। वो भीगने की परवाह किए बिना आसपास देखता है तो उसकी नज़र मेन गेट के पास जा रही एक लड़की पर जाती है जो बेसुध बस चली जा रही थी। ये देखकर वो फौरन उसके पास तेजी से जाता है और उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। वो लड़की जो बस आगे बढ़ी जा रही थी, अपने हाथ पर किसी की पकड़ महसूस कर उसके चलते कदम रुक जाते हैं और वो पलटकर देखती हैं तो हाशिम के हाथ में अपना हाथ देखकर एक झटके से अपना हाथ घबराते हुए छुड़ा लेती है। ये हाशिम के लिए एक झटका था, जिस आदमी की एक हल्की सी नज़र के लिए लड़कियां हदें पार करने को तैयार थी, उसके साथ सिर्फ एक रात गुजारने के लिए अपनी इज्जत तक दांव पर लगाने से नहीं चूकती थी। और ये इस अनजान लड़की ने उसका हाथ ऐसे झटक दिया। पर उसे और हैरानी तब हुई
जब उस लड़की ने अपनी शॉल से अपने हाथ के उस हिस्से को साफ करना शुरू किया जहां हाशिम ने पकड़ा था। वो जोर जोर से अपनी गलाई को अपनी शॉल से साफ कर रही थी, जो पूरी तरह भीग चुकी थी, जैसे कुछ गंदा लग गया हो। उस नाजुक सी मामूली लड़की ने आज अनजाने में ही बिना कुछ बोले हाशिम की इज्जत तार तार कर दी थी, और वो बस गुस्से में आंखों में गुरूर लिए उसे देख रहा था। वही जब उस लड़की को लगा कि अब वो दोबारा साफ हो गई है, तो वो फिर वहां से जाने के लिए मुड़ी, पर अभी वो मुश्किल से सिर्फ एक कदम ही चली होगी कि हाशिम ने दोबारा उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा, और इतनी जोर से खींचा कि वो सीधा उसके सीने से आ लगी। उसकी इस हरकत पर वो एकदम घबरा गई। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, और वो लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर हाशिम उसे और करीब करते हुए सख्त आवाज में कहता है, आप कहीं नहीं जा सकती। उसकी बात सुनकर वो लड़की, जो लगभग रोने वाली थी, वो बड़ी मुश्किल से सिर्फ इतना कहती है, छोड़िए मुझे। उफ, ये आवाज जैसे हाशिम के दिल में अंदर तक उतरी हो। वो जिसे कुछ महसूस नहीं होता था, आज ये आवाज महसूस हो रही थी। पहली बार उसे अपना दिल धड़कते हुए महसूस हुआ। अब तक बाकी सब भी बाहर आ गए, पर कोई भी बारिश के चलते उनके पास नहीं आया, और वही दरवाजे पर ही रुक गए। उस्मान और हामिद तो हैरान आंखों से हाशिम को देख रहे थे। वो उस लड़की को देख ही कुछ ऐसी नजरों से रहा था कि वो लोग क्या करते, हैरान होने के अलावा। उस्मान, हामिद, ये हाशिम ठीक तो है ना? कहीं तुमने इसे कोई सस्ता नशा तो नहीं करा दिया? हामिद, नहीं सर, ये हाशिम सर ही है। इधर हाशिम अभी भी उस लड़की को देख रहा था, तभी वो लड़की अपना हाथ छुड़ाकर उसे हल्का सा धक्का देकर कहती, जाने दीजिए हमें। ये कहकर वो दोबारा जाने वाली थी कि हाशिम उसका हाथ दोबारा पकड़कर अपने दांत पीसते हुए कहता है, हमने कहा ना, आप नहीं जा सकती, और अगर जाना है तो पहले कीमत चुकाइए। उसकी बात सुनकर वो डरी हुई आंखों से नासमझी में उसे देखती हैं, तो हाशिम आगे कहता है, हमने आपके लिए डॉक्टर बुलाया और आपको अपने घर लाए, उसके पैसे तो देने होंगे आपको। ये सुनकर वो लड़की लाचारगी से उसे देखने लगती है कि तभी उसकी नज़र अपने हाथ में पहनी एक अंगूठी पर जाती है, और वो उस अंगूठी को लेकर लाचारगी से मन में कहती है, आज आपकी आखिरी निशानी भी हम खुद से दूर कर रहे हैं। आसिम, आपसे हमें जोड़ने वाली ये वो आखिरी चीज थी जो अब हम खुद से दूर कर रहे हैं। ये सोचते हुए ही वो अपनी उस अंगूठी को निकालकर हाशिम के सामने कर देती है, और उसकी इस हरकत पर हाशिम का गुस्सा पार हो जाता है। वो समझता है कि यह लड़की उसका मजाक बना रही है। मतलब हाशिम करीम, जिसके अंडर पूरा एशिया था, ये मामूली सी लड़की उसे इतना माजूर समझ रही थी कि वो अब लड़कियों के जेवर उतरवाएगा। ये बात जैसे उसके ईगो पर आकर लगी थी। वो इस बार जरा सख्त आवाज में कहता है, आपको क्या लगता है कि आपकी ये 3rd क्लास रिंग से मुफ्जा पूरा हो जाएगा? आपको पता भी है हमारी कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, जिसे छोड़कर हम आपको यहाँ लेकर आए। उसकी बात सुनकर वो लड़की अपनी धीमी सी आवाज में कहती है, पर हमारे पास और कुछ नहीं है, बस एक यही चीज थी जो हम आपको दे सकते थे। ये सुनकर हाशिम कुछ देर सोचकर कहता है, आई एम अ बिजनेसमैन, हमें मंजूर नहीं कि कोई हमारा नुकसान करे, इसलिए अब आपको यही रहकर हमारे लिए काम करना होगा, समझिए आप? ये सुनकर वो लड़की कहती है, पर हम नहीं रह सकते यहाँ आपके साथ। ये सुनकर हाशिम की आंखें लाल हो जाती है। मतलब आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी उसे ना कहने, और ये लड़की तो जैसे उसके सिर पर चढ़ने लगी थी। वो हल्का चिल्लाते हुए कहता है, ठीक है, अगर नहीं रहना तो मुझे पैसे दीजिए, और फिर जहाँ जाना है वहाँ जा सकती है आप। खैर, आपको देखकर लगता नहीं है कि कोई घर होगा भी आपका। मैंने तो आपको सिर्फ एक ऑफर थी, आपको मेरी कुक बनना था, बीवी नहीं। पर अब मुझे कुछ नहीं पता, आप मुझे मेरा अमाउंट दीजिए, और फिर जहाँ जाना है यू कैन फ्रीली गो। रशीद, उस्मान और हामिद दूर से खड़े उन दोनों को ही देख रहे थे। उन्हें हाशिम की आवाज तो सुनाई नहीं दे रही थी, पर इतना समझ आ रहा था कि वो कुछ बोल रहा है, और आज जिंदगी में शायद पहली बार उसे इतना बोलता हुआ देखा था, वो भी एक लड़की से। वो दोनों अभी भी बारिश में भीग रहे थे, और वो लड़की एक टक हाशिम को देखते हुए यही सोच रही थी कि वो कहाँ जाएंगी, क्या उसका कोई घर है? नहीं, उसके पास कोई घर जैसी चीज नहीं है।
और अगर उसने ये ऑफर ठुकराया तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। यह शहर तक तो उसका नहीं था, कहाँ जाएंगी वो। कुछ देर सोचने के बाद वो नजरें झुकार कहती है, हाँ हमें मंजूर है। ये सुनकर हाशिम के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट आ जाती है, पर फिर वो जल्दी ही एक्सप्रेशन लेस होकर कहता है, क्या मंजूर है डॉट। लाइबा नजरें झुकाए हुए ही मरी सी आवाज में कहती है, हम आपके लिए काम करेंगे, आप डॉट जो बोलेंगे। उसकी बात सुनकर वो कुछ नहीं कहता, वो अभी भी खाली आंखों में उसे देख रहा था। तभी वो गौर करता है, वो हल्का हल्का कांप रही है और उसे याद आता है कि उसे कितना तेज बुखार है और वो लोग अभी भी भीग रहे थे। इसलिए वो उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए वहां से अंदर की तरफ ले जाने लगता है और वो लड़की भी कटी पतंग की तरफ उसके पीछे जाने लगती है। उस्मान, रशीद काका और हामिद अभी भी हैरानी से हाशिम को ही देख रहे थे। ये वही शख्स था जो लड़कियों से नफरत करता था और अभी एक लड़की को टॉलरेट कर रहा है। इधर हाशिम उस लड़की को खींचते हुए अंदर की तरफ ले जा रहा था, पर उसकी स्पीड बहुत तेज थी और वो लड़की उसके सामने खरगोश की तरफ थी, इसलिए उसकी स्पीड मेंटेन करने के लिए वो दौड़ रही थी कि तभी गलती से उसी शॉल वहां साइड में रखें एक लैंप से टकराती है, जो लैंप जैसा दिखता था पर उसके अंदर आग जल रही थी। और ऐसा होते ही वो लैंप गिरती है और वही पास में खड़ी हाशिम की कार की डीजल के होल पर जाकर गिरता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। बूम! ये तो किस्मत थी कि हाशिम और वो लड़की आगे निकल चुके थे, वरना उन्हें भी चोट आ सकती थी। पर फिर भी धमाके की आवाज सुनकर हाशिम उस लड़की को अपने बिल्कुल पीछे छिपा लेता है, जो इस आवाज से काफी डर गई थी। अब तक हामिद, उस्मान और रशीद काका भी हड़बड़ाते हुए वहां आ गए थे। उस्मान फिक्र के साथ, हाशिम तू ठीक है ना डॉट? पर हाशिम कुछ नहीं कहता, वो बस एक टक अपनी सबसे पसंदीदा और लक्सुरियस कार को अपने आंखों के सामने जलते हुए देख रहा था। कितनी अजीब बात थी, जिस हाशिम करीम ने अभी कुछ घंटे पहले कहा था कि कोई उसका नुकसान नहीं कर सकता था, आज एक लड़की ने बिना कुछ कहे उसका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया था। वो बिना कुछ कहे उस लड़की को देखते हुए वही साइड में खड़ी लड़की, जिसे रशीद काका बुलाकर लाए थे, कहता है, इन्हें अंदर लेकर जाऊं और कपड़े बदलकर कुछ खिला दो, हम सुबह बात करते हैं। उसकी बात सुनकर वो लड़की उस लड़की को लेकर वहां से चली जाती है और हाशिम भी वहां से चला जाता है। वो भी तो भूख गया था। और उस्मान उस जलती हुई कार को देखकर कहता है, लगता है हाशिम करीम का नुकसान करने वाली आ गई है। हाशिम अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था, जो बहुत लक्सुरियस और विंटेज था। उसका पूरा इंटीरियर वुडन का बना हुआ था, पर बेहद डार्क और क्लासी वाइब्स दे रहा था। हाशिम वही बीचों बीच बनी अपनी किंग चेयर पर बैठा था और उसके सामने बड़ी सी टेबल पर कुछ पेपर्स रखे थे, जिन्हें वो एक टक देख रहा था। उसका ऑरा इस वक्त बेहद खतरनाक लग रहा था, इतना खतरनाक कि उसके सामने खड़ा हामिद सिर झुकाए कांप रहा था। पर हाशिम, उसकी नजरें सिर्फ उन पेपर्स पर टिकी थी जिन पर लिखा था डिवोर्स पेपर। दरअसल ये वही पेपर्स थे जो हामिद ने सड़क से उठाए थे और उस लड़की के पास से गिर गए थे। उसने अभी कुछ देर पहले ही वो पेपर्स हाशिम को दिए थे और वो तब से उन पेपर्स को ही देख रहा था, बिना कुछ कहे, या यूं कहो कि एक टक उन नामों को देख रहा था। तभी स्टडी रूम का दरवाजा खुलता है और उस्मान अंदर आकर बिना कुछ सोचे समझे कहना शुरू करता है, हाशिम, तुम इस तरह मेरे सवालों से नहीं भाग सकते और ना ही ऐसे ही किसी लड़की को अपने घर में रख सकते हो। जानते हो कितने दुश्मन हैं तुम्हारे, क्या पता ये लड़की कोई जासूस हो। वो बस अपनी धुन में बोले जा रहा था, पर हाशिम ने उसे जवाब देना तो दूर उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो ऐसा ही था, बिना वजह बोलना उसकी फितरत में शुमार नहीं था। वही उसकी खामोशी उस्मान को चिढ़ा रही थी। वो कुछ और कहता उससे पहले ही उसकी नज़र उन पेपर्स पर जाती है जिन्हें हाशिम देख रहा था, और वो भी उन पेपर्स पर एक नज़र डालता है तो वहां लिखे एक नाम पर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और उसके मुंह से निकलता है, आसिम अजीज। वो फौरन उन पेपर्स को उठाकर चेक करता है तो उसी हैरानी बढ़ती जाती है और वो वैसे ही कहता है, वह है तो उसने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, और क्या ही उम्मीद की जा सकती है उससे। पर बेचारी वो लड़की, खैर क्या किया जा सकता है, पर तुम्हारे पास रह कागजात कहाँ से आए और क्या नाम था उसकी बीवी का।
फिर कागजों में देखकर, हाँ लाइबा आसिम अजीज। हाशिम जो अभी तक खामोश था वो अपनी सर्द आवाज में कहता है, सिर्फ लाइबा, अब उनका कोई रिश्ता नहीं है। उस्मान उसकी बात पर कुछ कहने वाला था, तभी वो एकदम से चुप हो जाता है और उसके दिमाग में कुछ क्लिक करता है, तो वो जरा तेज आवाज में कहता है, एक मिनट, कहीं यही तो लाइबा नहीं है जिसे तुम सड़क से उठाकर लाए हो। उसकी बात पर भी वो कोई जवाब नहीं देता, पर हाशिम की खामोशी से उसे जवाब मिल गया था। वो आगे कहता है, हाशिम, तुम ऐसे कैसे इस लड़की को यहाँ रख सकते हो, ये जानते हुए कि ये तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन की एक्स वाइफ है? मतलब क्या पता कल को ये कोई खतरा बन जाए। हाशिम, कमजोर लोग खतरा नहीं बनते, बल्कि लोग उनके लिए खतरा बन जाते हैं, और ये लड़की भी उन्हें कमजोर लोगों में शुमार है। उस्मान चिढ़कर, अच्छा तो इसीलिए तुमने इसका मसीहा बनने का ठान लिया है हो? क्या गया है तुम्हें तो किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर अब क्या हुआ? हाशिम इस बार भी कुछ नहीं करता और उसकी खामोशी उस्मान को गुस्सा दिला रही थी, पर वो भी हाशिम से सिर्फ एक हद में ही रहकर बात कर सकता था, वरना हाशिम कब क्या करे कोई नहीं जानता। उसे ऐसे चुप देखकर उस्मान के ज़हन में एक और ख्याल आता है और वो कुछ सोचकर इस बार जरा शांत होकर कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्योंकि तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मोम को छोड़ दिया था और आसिम ने इस लड़की को छोड़ दिया है, इसलिए तुम्हें इससे हमदर्दी हो गई है? पर देखो, इससे आगे वो कुछ कहता उससे पहले ही हाशिम गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर दांत पीसते हुए कहता है, वो आदमी मेरा बाप नहीं है, खबरदार, जो तुमने मेरा नाम उससे छोड़ा तो वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम्हारा मेरा कोई वास्ता है, समझे? इतना कहकर वो उसका कॉलर एक झटके से छोड़ देता है। उसका गुस्सा देखकर उस्मान को भी एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो जरा घबराहट में कहता है, सॉरी हाशिम, मैं बस। हाशिम उसकी बात बीच में काटते हुए चिल्लाकर, जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं खुद पर से काबू खोऊं। उसकी बात सुनकर उस्मान हिम्मत कर दोबारा उसे पुकारता है, पर हाशिम। इससे आगे वो कुछ कहता उससे पहले ही हाशिम इस बार जोर से चिल्लाते हुए कहता है, आई सेड लीव यू डैम इट। उसका गुस्सा समझते हुए उस्मान वहां से फौरन रफू चक्कर हो जाता है और उसके पीछे ही हामिद भी चला जाता है। उनके जाने के बाद हाशिम अपना गुस्सा शांत करने के लिए दोबारा चेयर पर बैठ जाता है और उन तलाक के कागजों को देखते हुए कहता है, जैसा बाप वैसा बेटा। बाप ने भी एक मासूम औरत की जिंदगी बर्बाद कर उसे मरने के लिए छोड़ दिया और बेटे ने भी एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद की। फिर एक गहरी सांस लेकर उस अंगूठी को उठाता है जो लाइबा ने उसे दी थी। उसे देखकर उसे एक मिनट नहीं लगा समझने में कि वो जरूर वेडिंग रिंग है। वो उस अंगूठी को देखते हुए नफरत से कहता है, कुछ चीजों को वक्त रहते खत्म कर देना चाहिए, वरना वो अंदर ही अंदर हमें खत्म कर देती है। और यही सोचकर वो उस अंगूठी को वही जल रही चिमनी में फेंक देता है। इधर लाइबा गेस्ट रूम में बैठी थी, उसने कपड़े बदल लिए थे। वो अभी भी बेड पर घुटनों को खुद से सिमेटी बैठी थी और अपनी बिखरी हुई जिंदगी के बारे में सोच रही थी। कितनी आसानी से आसिम ने सब कुछ खत्म कर दिया और छोड़ दिया उसे बिल्कुल तन्हा अकेला। ये सोचे बिना कि क्या करेंगी वो और कहाँ जाएंगी, क्या वो इतनी बुरी थी कि किसी को उसकी फिक्र नहीं थी। अपने अब्बू की शक्ल उसने कभी नहीं देखी, वो तो जानती तक नहीं थी कि वो कौन है, और अम्मी वो भी उसे यतीम कर अल्लाह के पास चली गई। ये उलझी हुई जिंदगी अब उसे अजाब लग रही थी, पर खुदकुशी तक की हिम्मत नहीं थी। कमजोर यतीम लावारिस लाचार, अब बस उसकी किस्मत में यही शब्द रह गए थे और यही उसकी पहचान थी। सिर्फ 19 साल की उम्र में उसने अपनी उम्र से ज्यादा दर्द झेला था। जबरदस्ती शादी से लेकर शोहर के तलाक देने तक का सफर तय किया था उसने। जिस उम्र में बच्चे माँ बाप से पसंदीदा चीजों की जिद करते हैं, उस उम्र में उसके पास कोई पसंद पूछने वाला बचा ही नहीं था। अब तो जैसे उसके आंसू भी सूख गए थे अपने हाल पर। अपने खुद के शौहर की बाहों में किसी और औरत को देखना, हम माना कि उसकी और आसिम की शादी जबरदस्ती की थी, उसे नहीं थी। उससे मोहब्बत पर फिर भी रिश्ता तो था ना उनका। जब इज्जत बचाने वाला ही इजाजत नोचने पर आ जाए या चादर देने वाला ही गिरेबान से दुपट्टा खींच ले, तो औरत की इज्जत नीलाम होने के अलावा कुछ नहीं बचता।
यही सब सोचते हुए वो खुद से कहती है, ना मुझसे रिश्ता जोड़ते वक्त पूछा गया और ना ही रिश्ता तोड़ते वक्त पूछा गया मेरी मर्जी ख्वाहिशें, ये सब क्यों ही मायने रखेंगी किसी के लिए जिनके अपने उन्हें अपना नहीं पाते कोई और कहाँ अपना सकता है। ये कैसी आजमाइए है, ना सब्र है ना हिम्मत। मैंने कौन सा गुनाह किया है जो मेरे दामन में सिर्फ दर्द, तकलीफ और बदनामियां लिखी है। ना मेरे बाप ने मुझे अपनाया और ना शौहर ने डॉट। उसकी बातों में दर्द था जो कोई और भी सुन और महसूस कर रहा था कमरे के बाहर खड़ा। अगली सुबह लाइबा अभी भी अपने बेड पर लेटी सीलिंग को घूर रही थी। वो सारी रात एक पल को नहीं सोई थी। तभी कोई उसके दरवाजे को नोक करता है और वो अपनी धीमी सी आवाज में कहती है, आ जाइए। उसकी मंजूरी मिलने पर एक 17 से 18 साल की लड़की अंदर आती है। लाइबा उसे गौर से देखती है तो उसे एहसास होता है कि ये वही लड़की है जिसने कल उसके कपड़े बदलने में मदद की थी। वही वो लड़की जब खुद पर लाइबा की सहमी हुई नजरें महसूस करती है तो मुस्कुराते हुए अपना तारुफ करते हुए कहती है, मैं दुआ हूँ आप रशीद काका से मिली होंगी, उन्हीं की बेटी हूँ। साहब ने मुझे यहाँ आपके साथ रहने को बोला है। फिर एक पेपर बैग बेड पर रखते हुए कहती है, और हाँ, यह कुछ कपड़े हैं, आप बदल लीजिए और बाहर आ जाइए, नाश्ते का वक्त हो रहा है। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए उसके कुछ कहने का इंतजार करने लगती है, पर जब लाइबा उसे कोई जवाब नहीं देती तो वो चुपचाप वहां से चली जाती है। इधर उसके जाने के बाद लाइबा कुछ सोचकर बेड पर रखा वो बैग उठाकर देखती है तो उसमें कपड़ों के साथ बाकी सब उसकी जरूरत का मौजूद था। ये देखकर वो चुपचाप सीधा बाथरूम में चली जाती है। इधर हाशिम ब्लैंक अरमानी बिजनेस सूट विद वाइट शर्ट एंड ब्लैक टाई पहने एक हाथ अपनी पेंट की पॉकेट में डालें और दूसरे हाथ से फोन को कान पर लगाए बड़े रोब के साथ साथियों से उतर रहा था। दूसरी तरफ से कोई बंधा उसे अपडेट दे रहा था पर वो बिना कुछ कहे बस सुन रहा था। वैसे भी उसे ज्यादा बात करने का शौक नहीं था, उसकी नजरें ही काफी थी। वो होल से होते हुए डाइनिंग टेबल के पास आता है और हेड चेयर खींचकर उस पर बड़े शान से बैठते हुए अपना फोन कंट कर देता है और सीधा उस कमरे की तरफ देखता है जहां लाइबा थी। सब फिर वहां से नजर हटाकर दूर खड़ी दुआ को अपनी सख्त नजरों से देखता है तो वो डरते हुए कहती है, वो आ रही है, उन्हें कह दिया है। उसकी बात सुनकर वो बिना कुछ कहे अपना नाश्ता करने लगता है। वो इतने सलीके से खा रहा था कि कोई भी उसके स्टैंडर्ड का अंदाजा लगा सकता था। तभी कुछ वक्त बाद वहां लाइबा आती हैं। उसने इस वक्त एक लैवेंडर कलर का सादा सा सूट पहना हुआ था और वो उसमें बड़ी प्यारी लग रही थी। उस सादे से सूट की कीमत भी ना जाने कितनी कीमती होगी, पर लाइबा के हुस्न ने उसे और बढ़ा दिया था। उसकी मौजूदगी महसूस कर हाशिम ने अपनी गहरी नजरें उठाकर उसे देखा तो एक पल को उसकी नजरें उस पर ठहर गई। वो नाजुक सी लड़की जो सिर झुकाए उसके सामने खड़ी थी, उसमें कुछ तो अलग था जो उसे सबसे मुख्तलिफ बनाता था, और शायद वो थी उसकी हया, उसकी तहजीब, उसकी शर्म। ऐसा नहीं था कि हाशिम ने कभी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। हर रात उसके बिस्तर पर एक नई लड़की अपनी मर्जी से उसे अपनी इज्जत नीलाम करती थी, पर फर्क ये था कि वो सिर्फ जिस्मानी तौर पर खूबसूरत थी और उसके सामने खड़ी ये लड़की हर पहलू से खूबसूरत थी। अपने जिस्म की नुमाइश करने वाली वो लड़की बदकिरदार थी और उसके सामने खड़ी ये लड़की पाक है। उसने आज तक सिर्फ अपना क्लेविज दिखाने वाली लड़कियां देखी थी, पर आज जो लड़की उसके सामने खड़ी थी उसके सिर पर दुपट्टा था। उसने आज तक जितनी लड़कियों को देखा था उनकी नजरें हाशिम पर ठहर जाती थी, पर यह वो लड़की थी जिस पर हाशिम की नजरें ठहरी थी और उसने एक नजर उसे ठीक से नहीं देखा था। उसे ऐसे ही कुछ पल देखने के बाद हाशिम उससे नजरें हटाकर पास खड़े रशीद काका को एक लुक देता और वापस अपना नाश्ता करने लगता है। वही उसकी बात समझकर लाइबा के पास आकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा बैठो, तुम भी कुछ खा लो, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। उनकी बात सुनकर लाइबा को याद आता है कि उसने पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। आज ना जाने कितने दिन बाद कोई इतने प्यार से उससे कुछ खाने के लिए कह रहा था, वरना आसिम के यहाँ तो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था उसके खाना या ना खाने से। उसे कुछ ना कहता देख रशीद काका फिर कहते हैं, बेटा बैठो।
इस बार वो बिना कुछ कहे हाशिम की चेयर से 3 चेयर छोड़कर जरा झिझकते हुए बैठ जाती है। वहीं उसकी इस हरकत पर हाशिम की पकड़ स्पून पर कस जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जहां लड़कियां उसके सामने अपने कपड़े खोलने को तैयार हो जाती थी, वहां ये लड़की उसकी तरफ ठीक से देख तक नहीं रही है। कुछ देर बाद हाशिम अपना नाश्ता कर अपना कोट लेकर एक नज़र लाइबा को देखकर वहां से जाने लगता है, तो लाइबा उसे आवाज देकर रोकती है, सुनिए। हाशिम के बाहर जाते कदम उसकी आवाज सुनकर थम जाते हैं, पर वो पलटकर उसकी तरफ नहीं देखता। लाइबा भी अपनी जगह से उठकर उसके पास आती है, पर कुछ कदम की दूरी पर वही रुक जाती है। वो जरूर कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पा रही थी, और उसकी परेशानी हाशिम बखूबी समझ रहा था, पर वो खुद से कुछ नहीं कहता या पूछता। पर जब बहुत देर तक वो खामोश खड़ी रहती है और कुछ नहीं कहती, तो वो अपनी सख्त आवाज में बिना उसकी तरफ पलटे कहता है, शाम का खाना आप बनाएगी। और हाँ, यहाँ के कुछ रूल्स है जो ये लोग आपको समझा देंगे। हमें यहाँ बेवस का शोर पसंद नहीं। उसकी बात सुनकर वो कुछ नहीं कहती, बल्कि वापस डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगती हैं, पर उसके कदम बढ़ाने से उसके पैर में पहनी पायलें हल्का सा शोर करती हैं, और हाशिम की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। उसने अभी बस कहा ही था कि उसे शोर नहीं पसंद, और उसके सामने खड़ी लड़की ने बिना कुछ बोले उसकी खिलाफत कर दी थी। और हाशिम चाहकर भी उसे कुछ नहीं कहता, बस वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद रशीद काका बड़े अपनेपन से कहते हैं, बेटा कुछ और खाना है, पसंद का बोलो मैं बनवा देता हूँ। उनके इस अपनेपन पर उसकी आंखें दोबारा जरा नम हो गई, पर वो उनके सामने रोना नहीं चाहती थी, इसलिए आराम करने का कहकर वहां से सीधा उसी कमरे की तरफ चली गई जहां वो ठहरी हुई थी। इधर कुछ देर बाद हाशिम की कार उसकी कंपनी पहुंची, तो एक बॉडीगार्ड ने आगे आकर उसके लिए दरवाजा खोला, और वो बड़े रोब के साथ कार से बाहर निकलकर सीधा अंदर की तरफ चला गया। उसके कदम रखते ही चारों तरफ जैसे हड़दम मच गया, और सब अपने अपने काम में लग गए, क्योंकि उनकी एक गलती उनका करियर बर्बाद कर सकती थी। हाशिम बिना किसी पर ध्यान दिए सीधा अपनी वीआईपी लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। रास्ते में कई लोगों ने उसे विश किया, पर उसने जवाब देने का ताल्लुक नहीं उठाया, और वो सीधा लिफ्ट से 30 फ्लोर पर चला गया, जहां उसका ऑफिस था। वो अपने फ्लोर पर पहुंचकर बड़े रोब से चलते हुए अपने केबिन की तरफ जाने लगा। रास्ते में ही उसे हामिद मिल गया, जो सिर झुकाए उसका ही इंतजार कर रहा था। हाशिम को देखकर उसने उसे विश किया, पर हाशिम ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई, और अपनी गहरी आवाज में सिर्फ एक शब्द कहा, कॉफी, और सीधा अपने केबिन में चला गया। उसके जाने के बाद आसपास के लोगों को जरा सुकून मिला, क्योंकि उसकी मौजूदगी थी ही इतनी डोमिनेटिंग। वो अपने केबिन में आकर अपनी किंग साइज चेयर पर बैठ गया। उसके जहन में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था, पर जो एक नाम जिसने उसे परेशान कर रहा था वो था लाइबा। उसे नहीं पता कि क्यों उसे इस लड़की से हमदर्दी हुई, जो जब से आई है उसकी खिलाफत करने पर अड़ी हुई है। उसे फिर भी तरस आ रहा था उस लड़की पर सवाल ये था कि क्यों, क्योंकि उसे किसी के जीने मरने से कभी फर्क नहीं पड़ता था। ना जाने कितने लोगों की जान उसने खुद ली थी, हजारों लोगों की जिंदगियां बर्बाद की थी, लोगों के गुरूर तोड़े, फिर इस लड़की के लिए क्यों तरस आ रहा है उसे? उसके पास तो दिल नहीं है ना, और ना ही उसे किसी से फर्क पड़ता है, और सबसे बड़ी बात, उसे तो नफरत है लड़कियों से। फिर उसमें ऐसा क्या खास है जो उसने खुद उसे अपने घर पर रख रखा है? यही सवाल उसके जहन में चल रहे थे। आज पहली बार किसी ने हाशिम करीम को उलझा दिया था, वो भी बिना कुछ कहे और करे। अभी तक तो उसकी कोई बात भी नहीं हुई थी उससे, और अभी से वो उसके सिर पर सवार होने लगी थी, और हाशिम को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई उसे मजबूर कर रहा है अपने बारे में सोचने के लिए। हाशिम आंखें बंद कर अपनी चेयर से सिर टिकाए बैठा था। अभी भी उसका जहन अपने घर के उस गेस्ट रूम में ही अटका हुआ था कि तभी कोई बिना नोक किए उसके केबिन में दाखिल होता है और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसके पास आता है। वो अभी भी आंखें बंद किए हुए बैठा था कि तभी उसे अपने चेहरे पर किसी की उंगलियां महसूस हुई। इस अनजान छुअन से वो फौरन अपनी आंखें खोलता है तो सामने एक 27 से 28 साल की लड़की खड़ी थी, जिसने एक फॉर्मल मिड स्कर्ट
और फॉर्मल व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी। उसके शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले होने के कारण उसका क्लीवेज काफी हद तक वो हो रहा था। वो अपनी आंखों में लस्ट लिए उसे देख रही थी, पर जैसे ही हाशिम की नजर उस पर पड़ती है, वो एक झटके के साथ उसका हाथ झटक कर उसे खुद से दूर करता है, जैसे कुछ बहुत नापाक चीज छू ली हो उसे, और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, स्टे अवे। वो इतनी जोर से चीखा था कि वो लड़की डरते हुए फौरन 2 कदम पीछे होती है। जहाँ अभी कुछ देर पहले उसके चेहरे पर खुमारी थी, अब उसकी जगह डर ने ले लिया था। हाशिम अपनी चेयर से उठते हुए गुस्से में अपनी बेहद ठंडी आवाज में पूछता है, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे केबिन में आने की? लड़की सककाते हुए कहती है, सिर्फ वो मैं दरअसल मैं आपको कॉफी देने के लिए ये कहते हुए उसने टेबल पर रखे कॉफी के कप की तरफ इशारा किया। हाशिम से एक नजर उस कप को देखा, फिर गुस्से में उसे जमीन पर फेंक दिया। ठीक उसी वक्त हामिद भी केबिन के अंदर आता है, और हाशिम को इतने गुस्से में देखकर और वहां किसी लड़की को देखकर वो समझ गया कि हुआ किया है। हाशिम हामिद की तरफ देखकर, फायर हर राइट नाउ एंड मेक श्योर दैट शी डिडंट गेट जॉब एनीवेयर। उसकी बात सुनकर वो लड़की घबराते हुए कहती है, सर आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी सर प्लीज। वो अब लगभग रोज रही थी, पर हाशिम ने पलटकर उसकी तरफ नहीं देखा, बल्कि उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। ये देखकर हामिद तुरंत उस लड़की से कहता है, मिस देखिए आप खुद चली जाइए, वरना मुझे गार्ड्स को बुलाना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर वो लड़की रोते हुए एक नज़र हाशिम को देखा, पर जब उसे यकीन हो गया कि उसे उस पर तरस आ गया तो वो वहां से चली गई। बेचारी की एक गलती ने उसका करियर बर्बाद कर दिया था। दरअसल हाशिम के केबिन के किसी का भी आना अलाउड नहीं था सिवाय हामिद और उस्मान के, और यह लड़की न सिर्फ यहाँ आई बल्कि उसके चार में खोकर बिना उसकी इजाजत उसे छूने की भी कोशिश करी। जाहिर है सजा तो मिलनी थी। अब चांद हर किसी की ख्वाहिश हो सकता है, पर चाहत नहीं। वो अभी भी गुस्से में ही था, तभी उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े हामिद पर जाती है, तो वो उस पर भड़कते हुए कहता है, तुम्हें यहाँ मैंने काम के लिए रखा, यहाँ खड़े रहने के लिए नहीं। हामिद, सर वो आज बसीर सर आ रहे हैं शाम को अपनी ट्रिप से वापस। हाशिम, किसी को भेजो उसे लेने, और हाँ सिक्योरिटी का ख्याल रहे, नाउ लीव। उसके कहने पर वो फौरन वहां से गायब हो गया। हाशिम को पर कभी भी सुकून नहीं मिल रहा था। ऐसा नहीं था पहले किसी ने उसे छुआ नहीं था, पर आज हाशिम को उस लड़की की छुअन से घिन आ रही थी। उसके जहन में बार बार बस लाइबा आ रही थी। जब उससे काबू नहीं हुआ तो वो तुरंत इंटरकॉम से हामिद के केबिन में फोन करता है, और तुरंत वहां से फोन रिसीव होते ही कहता है, न्यू प्रोजेक्ट के लिए अभी मीटिंग रूम तैयार कराओ। हामिद कुछ कह पाता उससे पहले ही फोन कट जाता है, और वो जरा घबराते हुए खुद से कहता है, आज पक्का 2-4 लोगों की नौकरी जाएंगी। कुछ ही देर में सब लोग मीटिंग रूम में मौजूद थे, और अब तक हाशिम अपने गुस्से में पूरे 10 लोगों को काम से निकाल चुका था। उसे किसी के भी डेकोरेटिव डिजाइन पसंद नहीं आए थे। हाशिम अपने सामने रखी एक फाइल फेंकते हुए चिल्लाकर गुस्से में कहता है, व्हाट इज दिस? इस बात के पैसे मिलते हैं आप सबको, इससे बेहतर डिजाइन कोई फ्रेशर बंधा लेगा, और आप सब प्रोफेशनल है। उसे गुस्से में देखकर एक मैनेजर घबराते हुए कहता है, सर एक और मौका। वो अभी इतना ही कह पाया था कि हाशिम गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, शट अप, मुझे एक्सक्यूजेज नहीं सुनने, रिजल्ट चाहिए। इसे ही पूरे 3 घंटे की बेहद थका देने वाली मीटिंग के बाद कहीं जाकर मीटिंग ओवर होती है, और हाशिम मीटिंग रूम से बाहर चला जाता है। तभी हामिद उसके पास आकर कहता है, सर वो बासिर सर की फ्लाइट दोपहर को ही लैंड हो गई थी, वो सीधा घर के लिए निकल गए। उसकी बात सुनकर हाशिम बिना कुछ कहे हमें सिर हिला देता है। तभी उसके दिमाग में एक चीज क्लिक करती है, लाइबा भी तो घर पर है। ये सोचते हुए वो कहता है, गाड़ी निकालो, हमें घर जाना है अभी। उसकी बात सुनकर हामिद भी हाँ कहकर गाड़ी निकलवाने चला जाता है। इधर करीम हाउस के बाहर एक कार आकर रुकती है, और उसमें से एक 22 से 23 साल का लड़का निकलकर बाहर आता है। वो दिखने में बड़ा क्यूट टाइप लग रहा था। एक वाइट टी शर्ट और ब्लू जीन्स, पीठ पर एक बैंग टांगा हुआ था। वो सीधा अंदर चला जाता है, और अंदर जाते जाते रास्ते में उसे जो भी मुलाजिम मिल रहा था वो सबसे मुस्कुराते हुए मिल रहा था, और उससे बात करते हुए सारे मुलाजिम भी मुस्कुरा रहे थे।
वो जैसे ही हॉल में आता है, रशीद वहाँ कुछ नौकरों को कुछ समझा रहा था। उस लड़के को देखकर वो एकदम हैरान हो जाते हैं और अनायास ही उनके मुंह से निकलता है, बासिर सर। बासिर उनके पास आकर मुस्कुराते हुए बेहद मस्त मौला अंदाज में कहता है, कैसे हैं आप रशीद चाचा, मेरे मशीन नुमा भाई के साथ रहते रहते कहीं पागल तो नहीं हो गए? खैर अगर हो भी गए हैं तो फिक्र ना करे, मैं हूँ ना आपको उनके जुल्म से बचाने के लिए आपका मसीहा। रशीद जी मुस्कुराते हुए, अरे छोटे साहब, जब आप नहीं थे ना, घर बहुत सुना सुना लगता था। आपकी कमी बहुत खली है हम सबको। बासिम मुस्कुराते हुए अपने हाथ शाहरुख खान के स्टाइल में फैलाते हुए कहता है, अब क्या करे रशीद चाचा, बासिर करीम का जादू है ही ऐसा, पर आप फिक्र ना करें, अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। वैसे आप कम से कम पानी के लिए तो पूछ ले। रशीद चाचा, अरे हाँ हाँ, हम अभी लेकर आते हैं। बासिर कुछ सोचते हुए, अरे रहने दीजिए, अपने घर में कैसी फॉर्मेलिटीज मैं खुद ले लूंगा। इतना कहकर वो खुद किचन की तरफ बढ़ जाता है और रशीद चाचा भी उसके पीछे जाने लगते हैं। पर जैसे ही बासिर किचन तक पहुंचता है, वहां का हाल देखकर उसकी चीख निकल जाती है। बासिर किचन में जाता है तो वहां लाइबा और दुआ पहले से ही डिनर की तैयारी कर रहे थे। खाना तो सिर्फ लाइबा बना रही थी, दुआ तो बस उसकी मदद कर रही थी सामान ढूंढने में। वही बासिर को यूं चीखते देख रशीद चाचा जल्दी से किचन में आते हैं और घबराते हुए पूछते हैं, क्या हुआ छोटे साहब? बासिर, चाचा ये लड़की कौन है? आपको पता है ना, भाई को बिल्कुल नहीं पसंद अपने आसपास लड़कियां। और दुआ यहाँ क्या कर रही है? इसे तो आउट हाउस में होना चाहिए था। आप कुछ बोलेंगे? पर रशीद चाचा कुछ कहते उससे पहले ही वो लाइबा की तरफ देखकर कहता है, आप कौन है? और यहाँ क्या कर रही है? देखिए, आप मेरे भाई को नहीं जानती, उन्हें लड़कियां नहीं पसंद, आप जाइए यहाँ से, मैं बता रहा हूँ, वरना अगर उन्हें पता चला कि कोई लड़की उनके घर में है तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। लाइबा अभी भी अपने सामने खड़े लड़के को देख रही थी, जो जैसे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था, बस अपनी अपनी बोले जा रहा था। रशीद चाचा जब बासिर को चुप होते नहीं देखते तो जरा तेज आवाज में कहते हैं, छोटे साहब, इन्हें साहब ही लाएं अपने साथ, और ये यही रहने वाली है। उनकी बात सुनकर बासिर हैरानी से उन्हें देखता है। उसे जैसे यकीन नहीं हुआ कि अभी अभी जो कहा गया है वो सच है। कुछ पल बाद वो वैसे ही हैरानी में पूछता है, क्या कहा आपने? आप मजाक कर रहे हैं ना? भाई और किसी लड़की को लेकर आए, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? उसकी बात सुनकर रशीद चाचा उसे सारी बात बताते हैं और जैसे जैसे वो बता रहे थे वैसे वैसे बासिर की हैरानी बढ़ती जा रही थी। उसे जैसे यकीन नहीं हो रहा था। रशीद चाचा की पूरी बात सुनने के बाद वो एक नज़र ठीक से लाइबा को देखता है और वो इस बात को झूठला नहीं सकता था कि उसके सामने खड़ी लड़की बेहद मासूम और खूबसूरत है। बासिर लाइबा की तरफ कदम बढ़ाकर एक कदम की दूरी पर रुकते हुए कहता है, एंड सॉरी, मैं शायद आपके साथ ठीक से पेश नहीं आया। लाइबा, कोई बात नहीं, आप बाहर जाइए, हम पानी लेकर आते हैं। उसकी आवाज सुनकर बासिर अपने सीने पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहता है, उफ, आपकी आवाज कितनी हसीन है, आपको तो आरजे होना चाहिए। उसकी बात सुनकर लाइबा उसे ऐसे देखती है जैसे वो कोई पागल हो, तो बासिर समझ जाता है कि ये लड़की बेहद अलग है और वो शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। रशीद काका भी उसके पीछे जाते हैं। दुआ, यह बसीर भाई है, हाशिम भाई के छोटे भाई, और उनकी लोती फैमिली थोड़े मस्तमौला किस्म के हैं, लंदन गए थे पढ़ने, आज ही वापस लौटे हैं। लाइबा, और कोई नहीं है इनकी फैमिली में? दुआ धीरे से, अरे नहीं, कहने को तो पूरा परिवार है, पर हाशिम भाई को उन लोगों से कोई मतलब नहीं है, बल्कि वह तो बहुत नफरत करते हैं उन सबसे ज्यादा। तो मुझे भी कुछ नहीं पता, बस इतना ही पता है कि ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं। अब तक मदीहा एक ग्लास में पानी निकाल चुकी थी, वो उसे ट्रे में रखकर बाहर जाती हैं तो बासिर वही बैठा रशीद चाचा से हंस हंसकर बातें कर रहा था। उसमें एक बचपना था जो लाइबा एक नज़र में समझ गई। वो आगे जाकर उसकी तरफ पानी बढ़ाती है तो वो ग्लास लेते हुए मुस्कुरा कर कहता है, थैंक यू सो मच क्यूटी पाई। लाइबा, हमारा नाम लिबा है। बासिर पानी का एक घूंट पीते हुए, जानता हूँ, पर मैं तुम्हें क्यूटी पाई ही बुलाऊंगा, तुम बहुत प्यारी हो आफ्टर ऑल।
इस पर वो कुछ नहीं कहती, उसे अपने सामने बैठा ये लड़का कुछ समझ नहीं आ रहा था पर हाँ बुरा भी नहीं लग रहा था। हाशिम जो अभी अभी अंदर आया था, जैसे ही बासिर की नज़र उस पर जाती है वो ग्लास को वहीं रखकर उछलते हुए उसके पास जाता है और कसकर लगभग उसके ऊपर कूदते हुए उसे गले लगाकर कहता है, भाई आई मिस्ड यू, आपने मुझे जबरदस्ती भेज दिया था लंदन। अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आपको पता है जब मैं यहाँ पर आया था बहुत गुस्सा था आपसे, पर अब मैं गुस्सा नहीं हूँ। आपने मेरे लिए इतना अच्छा गिफ्ट तैयार करके रखा था। हाशिम उसे खुद से जरा दूर करते हुए सख्त लहजे में, तुम ऐसे बिना बताए कैसे आ गए? बिना सिक्योरिटी के मैंने भेजे थे ना, अपने लोगों को तो मैं लेने के लिए बासिर, अरे यार भाई कहाँ, मैं आपसे क्या बातें कर रहा हूँ और आप क्या लेकर बैठ गए? और वैसे भी मुझे नहीं पसंद आपके वो बॉडीगार्ड और सिक्योरिटी। वैसे छोड़िए ये सब, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इतनी प्यारी सी क्यूटी पाई को घर लाने के लिए। हाशिम अपनी आईब्रो सिकोड़ते हुए, कौन क्यूटी पाई? बासिर दूर खड़ी लाइबा को देखकर धीरे से कहता है, उसे भाई कितनी क्यूट है ना, ऐसा लग रहा कोई गुड़िया हो। उसकी बात सुनकर हाशिम की नज़र भी लाइबा पर चली जाती है, जो सिर झुकाए खड़ी थी। उसे जरूर उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही होगी। हाशिम बस उसे ऑब्जर्व ही कर रहा था कि तभी बासिर उसके कान में कहता है, प्यारी है ना? उसकी आवाज़ सुनकर हाशिम अपनी गहरी नज़रों से उसे देखते हुए कहता है, जाकर फ्रेश हो और फिर मुझसे मिलने आओ। उसकी सख्त आवाज़ सुनकर बासिर भी मुंह बनाते हुए वहां से सीढ़ियों की तरफ चला जाता है। यह उसका कमरा था। अब वहां सिर्फ हाशिम और लाइबा बचे थे। लाइबा भी ग्लास ट्रे में रखकर वहां से जाने लगती है तो हाशिम उसे रोकते हुए कहता है, एक ब्लैक कॉफ़ी। और इतना कहकर वो वहां से सीधा ऊपर की तरफ चला जाता है, पर लाइबा समझ गई थी कि उसे क्या चाहिए, इसलिए वो कॉफ़ी बनाने चली जाती है। कुछ देर बाद वो कॉफ़ी बनाकर उसे ट्रे में लेकर बाहर आती हैं तो वहां कोई नहीं था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। तभी उसकी नज़र रशीद चाचा पर जाती है, जो नौकरों को कुछ समझा रहे थे। वो आहिस्ता से उसके पास जाती है और धीमी आवाज में कहती है, चाचा। रशीद चाचा, हाँ बेटा कहो। कुछ चाहिए? लाइबा, वो उन्हें कॉफ़ी चाहिए थी, बना तो दी हमने, क्या आप उन्हें दे आएंगे? रशीद चाचा, बेटा मुझे जरा गार्डन का कुछ काम कराना है, तुम खुद दे आओ। वो 4 फ्लोर पर मीटिंग रूम में होंगे, अभी अभी उस्मान साहब भी आए हैं। लाइबा घबराते हुए, पर हम कैसे? आप किसी को बोल दीजिए ना। रशीद चाचा, बेटा वहाँ किसी का भी जाना बना है, 5th फ्लोर पर सिर्फ उस्मान साहब, बासिर साहब और हामिद साहब ही जा सकते हैं, और किसी को हाशिम साहब ने इजाज़त नहीं दी। मैं भी सिर्फ साफ सफाई के लिए जाता हूँ। लाइबा, पर जब किसी को इजाज़त नहीं है तो हम कैसे? रशीद चाचा, अरे नहीं बेटा, उन्होंने खुद कहा ने ना, तुम्हें तो जाओ, कुछ नहीं कहेंगे, पर हाँ अगर लेट हुए तो ज़रूर डांट देंगे, जाओ। अब बेचारी क्या करती, इसलिए उसे हार मानकर जाना ही पड़ता है। वो जब 5th फ्लोर पर पहुंचती है तो उसकी नज़र लास्ट में बने एक दरवाजे पर जाती है और उसे 1 मिनट भी नहीं लगता समझने में कि ये वही दरवाज़ा है जहां हाशिम होगा। वो जरा हिम्मत कर दरवाज़ा घटघटाने के लिए हाथ बढ़ाती है, पर दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है। यह और एक गहरी सांस लेकर अंदर जाती हैं तो ये एक बड़े से हॉल की तरफ था, जहां साइड में एक बार बना हुआ था। उसी के पास चेयर्स लगी हुई थी जिन पर हाशिम और उस्मान बैठे हुए थे, और वही बहुत सारी महंगी महंगी वाइनस की बोतल बड़े सलीके से किसी पिरामिड की तरफ रखी हुई थी। उनमें से एक एक बोतल की कीमत लाखों से शुक होकर करोड़ों में थी। दरअसल हाशिम को महंगी चीजें बहुत पसंद थी और ये सब कुछ भी उसने ही कलेक्ट किया था, और उसे बड़ा अजीज था अपना वाइन कलेक्शन। उस्मान ड्रिंक कर रहा था, पर हाशिम पर बैठा हुआ था। हामिद और बासिर भी वही खड़े थे और दोनों का ही सिर झुका हुआ था। लाइबा कॉफी लेकर अंदर जाने लगती हैं। वो अभी बस हाशिम के पास पहुंची ही थी कि उसका पैर कारपेंट में फंसा और वो गिरने लगी। उसके गिरने के कारण उस ट्रे में रखा कप उछलकर सीधा थोड़ा दूर जाता है और हाशिम के वाइन कलेक्शन में रखी एक वाइन बॉटल से टकराता है और वो बॉटल गिरने लगती है, पर क्योंकि सारी बॉटल्स को एक के ऊपर एक रखा गया था, इसलिए एक एक कर सारी बॉटल्स भी टूटकर बिखरने लगती है
और देखते ही देखते हाशिम का वो अजीज कलेक्शन टूटकर बिखर चुका था। वो करोड़ों की वाइन बॉटल्स टूट चुकी थी। हाशिम, जिसका दावा था कि कोई उसका नुकसान नहीं कर सकता, उसकी आंखों के सामने इस लड़की ने पहले उसकी पसंदीदा कार बर्बाद की और अब उसका वाइन कलेक्शन। हाशिम, जिसे लाइबा के आने का पता नहीं चला था, उसने एक साथ काफी कुछ टूटने की आवाज आई और नजरें दूसरी तरफ कर देखा तो उसकी आंखें एकदम सख्त हो गई। उसके साथ साथ उस्मान, बासिर और हामिद भी हैरानी से लाइबा को ही देख रहे थे।